हर रिपोर्टर की लाइफ में ना एक बड़ी खबर आती ही आती है। तेलगी स्कैम के जो तार हैं वो पीएमओ तक जुड़े हुए हैं। मिस्टर शरद पवार, मिस्टर भुजबल। तेलगी वो आदमी था जिसने एक रात में 1990 में 85 लाख रुपए है ना एक डांस बार वाली पर उड़ा दिया था। आपकी मुलाकात हुई थी तेलगी से? अभिनेता संजय दत्त, महेश मांजरेकर और 2 लोग और थे। ये लोग नासिक के एक होटल में बैठे थे और ये लोग बात कर रहे थे छोटा शकील से। इट्स एन ओपन सीक्रेट कि बॉलीवुड में ड्रग्स नहीं लेते ऐसी कोई बात नहीं है। 1993 के बम विस्फोट में इलीगल आर्म्स रखने के मामले में संजय दत्त था, वो जेल में शुरुआत में गए थे, फिर बाद में बेल पर जमानत पर बाहर आया था। तेलगी ने कभी भी फर्जी स्टैंप नहीं छापे थे। उसने काफी सारी प्रॉपर्टी अपनी गर्लफ्रेंड के नाम पे ले रखी थी। वो सोर्स क्या होते हैं जिससे आप लोग न्यूज़ ब्रेक करते थे? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश भारद्वाज। वायरल टॉक्स के इस एपिसोड में मेरे साथ हैं संजय सिंह। कौन है, क्या करते हैं, आप जानते जरूर होंगे, सुना जरूर होगा उनके बारे में। आज मैं उनसे रूबरू कराता हूँ। स्वागत है सर हमारे शो वायरल टॉक्स में। थैंक यू। जो मैंने बोला था कि कौन है ये और क्या करते हैं, उसके बारे में सर खुद बताएंगे। बट मैं आपको बता दूं कि इनकी एक फेमस सीरीज स्कीम आपने ज़रूर देखी होगी, जो तेलगी कांड पे आधारित थी। तो इनके बारे में थोड़ा पढ़िएगा, गूगल जरूर कीजिएगा। सर आपके बारे में बहुत सारी बातें मतलब हमारे कॉमन सर्कल में हुई थी और चर्चा भी हुई थी। लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा, अगर आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दें हमारे ऑडियंस को, जो लोग आपको नहीं जानते हैं और जो इस माध्यम से जुड़ेंगे आपसे, उनको थोड़ा अपने बारे में बता पाएँ तो अच्छा रहेगा सर। हाँ, देखिए मैं मूलतः पत्रकार हूँ जी। और पत्रकार रहा हूँ और अब तकरीबन 28 साल के आसपास से पत्रकारिता टीवी के कर चुका हूँ। अच्छा। और उसमें इतना कुख्यात रहा हूँ कि 28 साल में 7 से 8 नौकरियाँ बदल चुका हूँ। बाप रे। मैं अपने उसके दौरान में जी न्यूज़, एनडीटीवी, स्टार न्यूज़, टाइम्स नाउ, आईबीएन, न्यूज़ एक्स जैसे कई अलग अलग चैनल्स में काम कर चुका हूँ और फिलहाल मैं एक ऑथर के रूप में काम कर रहा हूँ। मेरी एक किताब है जो मैंने तेलगी स्कैम पे लिखी थी। 2003 में मैंने तेलगी स्कैम था उसको एक्सपोज किया था। अच्छा। और 2003 में स्कैम का वॉल्यूम था 40,000 करोड़। 2003 में तो उसका अगर आप रेट ऑफ इन्फ्लेशन कैलकुलेट करेंगे तो आज का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका वॉल्यूम कितना बड़ा होगा। तो उस दौरान स्कैम एक्सपोज मैंने किया था, जिसके वजह से मेरी रिपोर्ट्स को आधार बना के बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई, कोर्ट में केस वगैरह भी चला। 12 बड़े पुलिस वाले गिरफ्तार हुए थे, जिसमें मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, डीसीपी जैसे थे। 2 एमएलए थे जिसकी गिरफ्तारी हुई थी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। तो तब मैंने जो एक किताब लिखी थी एक्सपोज करने के बाद 2003-04 में, वो किताब थी जिसके ऊपर वेब सीरीज़ बनी। और दरअसल में उसका भी किस्सा बहुत इंटरेस्टिंग था कि 2003-04 मैंने किताब लिख दी, उसके बाद में विमोचन वगैरह हो गया, उसके बाद किताब 17 साल तक डब्बे में पड़ी रही। ये वो दौर था जब गूगल नहीं था, व्हाट्सअप नहीं था, सोशल मीडिया लेकिन नहीं सर था। मैं बीच में खाली आपको कट करूँगा क्योंकि जो जर्नी है आपकी वो मुझे बहुत एक्साइट करती है, क्योंकि मैंने जर्नलिस्ट बहुत सारे देखे और दिल्ली में, चूँकि मैं दिल्ली में रहा हूँ काफ़ी, तो बहुत सारे जर्नलिस्टों से मेरा परिचय रहा। तो मुझे थोड़ा सा ना पहले जानने में उत्सुकता है कि आपका जो बैकग्राउंड है जर्नलिज्म में कैसे आए, क्योंकि ये चीज़ें तो आप बिल्कुल नो डाउट ये हम जानना ही चाहेंगे कि आपने कैसे किताब लिखी है और क्या स्कीम रहा। थोड़ा अगर आप बताएं कि आपकी जर्नलिज्म की शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, जर्नलिज्म की शुरुआत मैंने की थी और मेरे ख्याल से पत्रकार को नहीं, एक बहुत ही बेसिक सिटी केबल नाम का एक लोकल केबल न्यूज़ का चैनल था। मैंने वहाँ से की थी 1995 के। और ये वो दौर था जब टेलीविज़न नया नया एंटर कर रहा था। तो हमेशा एक दुविधा बनी हुई थी कि जो परंपरागत रूप से एस्टैब्लिश संस्था है प्रिंट मीडियम, उसमें जाऊं या एक नया नया टेलीविज़न सा आ रहा है उसमें जाऊं। एक ट्राइड एंड टेस्टेड था, कहाँ से दूसरी किया तरफ था आपने नया था। जर्नलिज्म सर? जर्नलिज्म कहाँ से की थी? जर्नलिज्म का मैंने कोर्स नहीं किया अच्छा, था, मैंने जर्नलिज्म। पोस्ट ग्रेजुएट किया। अच्छा, फाइनली मुंबई हाँ, यूनिवर्सिटी। मुंबई से हाँ। आगे जाके एक ऐसा टाइम आया कि मुझे लगा कोर्स करना चाहिए, तो मैंने मेरी जो पीएचडी थी मुंबई यूनिवर्सिटी से वो जर्नलिज्म में की। बट बाय द टाइम मैं पीएचडी का मैंने कंप्लीट की, उसके पहले मैं कम से कम 10-15 साल से पत्रकार रह चुका था। पत्रकारिता के लिए देखिए मैं आपको बताऊँ, डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं होती है। पत्रकारिता वो चीज़ है जो आपको अंदर से आने वाली है। और मैं आपको ये बता दूं कि 2003-04 में जो या 1995 मैंने पत्रकारिता शुरू जो की थी, उसको 2024 के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए।
2024 में क्या हो रहा है आप सब जानते हैं। 1995 और तब उस दौरान में पत्रकारिता होती थी, पत्रकारों की क्रेडिबिलिटी थी, पत्रकारिता एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट के लिए जानी जाती थी। राइट, और उसके लिए आपको किसी बड़ी डिग्री और उसका नहीं है, स्किल सेट लेना एक और बात होती है समझ रहा कि हूँ। भाई आप अलग-अलग उस पत्रकारिता की छोटी-छोटी चीज़ें हैं आप सीख लेते हैं, वो स्किल सेट की बात होती है। लेकिन पत्रकार बनने के लिए आपको अंदर से एक जो चीज़ होनी चाहिए, नोज़ फॉर न्यूज़ और जो कमिटमेंट होना मैं चाहिए समझ वो ज़रूरी होता है। तो उस दौर में कोई डिग्री लेने की शुरुआत करने के लिए डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं थी। ये आज बात अलग है कि बिल्कुल। आगे जाके मैंने उसी सब्जेक्ट पे पीएचडी की थी। ये अभी कुछ दिन पहले ही मेरे पॉडकास्ट पे निरुपम आए थे और उनकी भी शुरुआत पत्रकारिता से रही थी यहाँ पे, और उस सेम चर्चा हो रही थी कि अभी हम अब चूंकि हम लोग 2024 में बैठे हैं और हर चीज़ को कोर्स से ही जोड़ते हैं कि आपने कौन सा कोर्स किया था, ताकि लोग, और उन्होंने बोला कि भाई मुझे तो लिखने आता था, मैं लिख लेता था तो जुड़ा हो गया, पर मतलब ऐसा कोई कोर्स तो मैंने किया नहीं था। और नो डाउट मुझे लगता है कि उस समय के जितने भी बड़े जर्नलिस्ट और जिनका मतलब पत्रकारिता का जो स्वर्णिम काल बोला जाता है, गोल्डन एरा ऑफ जर्नलिज्म जो 90s का दौर था, उसमें आपके जैसे और उनके जैसे कई लोग आए और जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं, जज्बा था और लिखने की कला थी और वो लोग लिखते थे। बिल्कुल सही बोला आपने। और अब जहाँ से आपकी शुरुआत हुई, मुझे लग रहा है कि चूंकि आप बॉम्बे में ही रहे, दिल्ली तो फिर भी एक गढ़ है हम लोग इसको मुंबई कहते हैं, जी, उस समय, अभी मुंबई कहते हैं तब भी उस समय। मुंबई कहते अच्छा, थे। तब भी मुंबई, तो बीच में बॉम्बे वाला चक्कर चला था। नहीं, ये बात होता है कि आपके जो नॉर्थ से जो लोग आते हैं, अच्छा, वो लोग बॉम्बे और मुंबई कहते हैं। नहीं बीच में जो बॉम्बे मुंबई वाला जो चल रहा हाँ, बट जब मैंने शुरू किया था 1995 तक उसका ऑफिशियल नाम मुंबई हो चुका शुरुआती, था। ये बिल्कुल, अलग बात है कि प्रचलित नाम पे और खासकर नॉर्दर्न इंडिया के लोग बॉम्बे उसे बॉम्बे बोलने बॉम्बे लगे। कहते थे। नाम मुंबई ही रहा है सब दिन, नाम मुंबई हमेशा मुंबई रहा है। मुंबई रहा। जो आपने बताया कि जर्नलिज्म नो डाउट पहले तो एक आर्ट के तौर पे ही लोग, या जिसके अंदर ही वो स्किल थी, लोग शुरुआत करते थे और सोचते थे। बट आपकी शुरुआत आपने बताया सिटी केबल से कहीं से, क्या नाम था सिटी केबल का? नहीं, वो चैनल का नाम ही था सिटी केबल। अच्छा, नाम सिटी केबल ही था। हाँ, सिटी केबल नाम का था। और कौन थे उसके ऑनर उस समय, मतलब? जी ग्रुप जो था, अच्छा, उनका हाँ, वो जी था। ग्रुप का जो लोकल केबल चैनल था उसका नाम था सिटी केबल। अच्छी शुरुआती दौर की बात है ये जब, शुरुआती दौर की बात थी और मतलब एकदम बेसिक का था, जब कैमरा मैन को पीछे मैं बाइक पर बिठाता था और कैमरा तब छोटे नहीं बड़े होते थे, कैमरा का बैग लेकर पीछे गली गली में हम लोग घूमते थे और छोटे छोटे बहुत बेसिक काइंड ऑफ जो न्यूज़ थे वो कवर किया करते थे। तो वहाँ से एक्चुअली मेरी शुरुआत हुई थी और उसके बाद मेन स्ट्रीम में जी न्यूज़ से मैंने ज्वाइन किया था। फिर उसके बाद से नेशनल जो चैनल में आया कि आखिर तक वहीं रहा। तो जो जी वाली आपने बताई थी, वो सिटी केबल जी न्यूज़ का ही एक पार्ट था शुरुआती दिनों में। बिल्कुल जी। और वहाँ पे कितने दिन तक आप रहे? तकरीबन मैं वहाँ से मैंने 2-2.5 साल के करीब वहाँ पे पहले काम किया था जी अपना सिटी केबल में। उसके बाद मैंने जी न्यूज़ ज्वाइन किया था, तो उसके बाद जी न्यूज़ के अंदर भी लगभग उतना ही वक्त था, 2.5 साल के आसपास मैंने जी न्यूज़ में काम किया था। और तब हर चीज़ कवर करते थे, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक बीट था, अच्छा, किसी बिकॉज particular उस beat पे दौरान नहीं में ब्यूरो बहुत छोटे होते थे। हम्म, तो ऐसा होता था कि ना किसी दिन पॉलिटिकल न्यूज़ कर रहा हूँ, किसी दिन क्राइम कर रहा हूँ, किसी दिन स्पोर्ट्स कर रहा हूँ। हर फ्राइडे के दिन में सिनेमा हॉल के बाहर खड़े होकर दोपहर को वॉक्स पॉप ले रहा हूँ कि फ़िल्म कैसी लगी, फ़िल्म कैसे लगी, रिव्यू भी कर रहे हैं। रिव्यू भी कर रहा हूँ। शनिवार को जाके स्टॉक मार्केट का पूरा वीकली राउंड अप है वो कर रहा हूँ। तो उस दौरान में हर रिपोर्टर लगभग हर चीज़ किया करता था। बाद में पत्रकारिता में जो ब्यूरो पहले 1 या 2 लोग के होते थे, धीरे धीरे एक्सपांड हुए तो हर अलग तौर पे बीट Obviously. डेवलप हो गई थी। एंटरटेनमेंट की अलग, स्पोर्ट्स की अलग, क्राइम की अलग वो। बट उस दौर में सब एक ही बंदे को सारी चीज़ें करना पड़ता था। और फिर उसके बाद आप एनडीटीवी आपने बताया कि, हाँ, उसके बाद जी न्यूज़ में मैं था। जी न्यूज़ के बाद मैंने एनडीटीवी ज्वाइन किया था। एनडीटीवी तब एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन हाउस था जो स्टार न्यूज़ को बनाता था। अच्छा, तो पहले 2.5 साल उसके लिए काम किया और उसके बाद में एनडीटीवी ने खुद का जो चैनल था वो लॉन्च किए। 2 चैनल लॉन्च किए थे, एनडीटीवी 24/7 जो अंग्रेजी का चैनल था और एनडीटीवी इंडिया जो हिंदी का चैनल था। तो वो लॉन्च किए। तो फिर एनडीटीवी के अंदर में 2.5 साल रहा था मैं और उस दौरान में एनडीटीवी का मुझे ब्यूरो चीफ भी बनाया गया था और उसी दौरान में जो तेलगी स्कैम था वो मैंने एक्सपोज किया था। और उसके बाद फिर मैंने टाइम्स नाउ गया और सीधे सीधे हिंदी से मैंने अंग्रेजी में जंप किया। और तब मेरा एक प्लान था, टाइम्स नाउ मैंने रिपोर्टिंग में तब तक काफ़ी कर चुका था, बट मुझे था कि डेस्क का और बाकी काम भी सीखे। और दूसरा मेरे दिमाग में ऐसा था कि वर्नाकुलर जर्नलिज्म के सर्टन एग्रेशन या चीज़ें हैं उसको इंग्लिश जर्नलिज्म में लाया जाए। अच्छा। तब तक पत्रकारिता डिवाइड हुआ करती थी, अंग्रेजी वाले अपने आप को एलिट और सोफिस्टिकेटेड वगैरह पहुँच समझा करते थे, या हिंदी के जो पत्रकार थे टीवी वाले वगैरह उनको अलग तरह से देखा जाता था कि भाई ये गली गली घूमने वाले और ये एक अलग तौर वाले लोग। तो ये अलग अलग दोनों अलग तरह की पत्रकारिता हुआ करती थी।
तो मेरा ये था कि हिंदी और वर्नाकुलर जर्नलिज्म के जो रिपोर्टर्स होते हैं या पत्रकार होते हैं, उनमें एक नेचुरल एग्रेशन सा होता है। तो मेरा ये था कि कहीं वो नेचुरल एग्रेशन जो है वर्नाकुलर का, वो अंग्रेजी वाले में लाया जाए। तो तब टाइम्स नाउ चैनल मैंने ज्वाइन किया था, तो वहाँ पे एंटायरली पूरे इंडिया का जो जितने भी रिपोर्टर्स थे, उनकी रिपोर्टिंग मेरे पास होती थी। तो हमने तब रिक्रूट किया था, हमारे असाइनमेंट डेस्क होता है न्यूज़ चैनल पे, उसमें तमाम वर्नाकुलर हिंदी, मराठी वाले पत्रकारों को हमने रखा था। और वजह ये थी कि हम स्पीड ले आएँगे, जो हिंदी चैनल्स में या वर्नाकुलर चैनल्स में जो स्पीड होती थी, जो अंग्रेजी में नहीं हुआ करती थी, वो तेज़ी नहीं होती थी, वो लेकर आएँगे। और वो एक्सपेरिमेंट बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। तो टाइम्स नाउ को इतने तेज़ी से चला कि टाइम्स नाउ को उस दौरान में शुरुआत में मजाक में लोग अंग्रेजी में आज तक आ गया कहते थे, लेकिन बाद में लगभग अंग्रेजी के हर चैनल ने वही जो चीज़ थी वो फॉलो करनी शुरू की। ब्रेकिंग, एक्सक्लूसिव, सुपर, और सबसे पहले खबर कौन सी आती है, वो चीज़ थी। फिर अर्नब गोस्वामी वगैरह आ गए तो हाँ, फिर अर्नब गोस्वामी के साथ ही हम थे जब टाइम्स नाउ जब ज्वाइन किया। तो टाइम्स नाउ के लॉन्च जो टीम थी, मैं उसका हिस्सा था। तो उसके लॉन्च टीम का हिस्सा था। तो टाइम्स नाउ हुआ। टाइम्स नाउ के बाद फिर हमने IBN 7 मैंने ज्वाइन किया था, न्यूज़ चैनल, जहाँ पे अगेन मैं रेसिडेंट एडिटर था। पूरे वेस्टर्न इंडिया का रिपोर्टिंग का पूरा इंचार्ज हुआ करता था। उस दौरान मैंने 26/11 का जो हमला हुआ था, वो एक था, वो कवर किया था, जो इतना प्रोमिनेंट में था। फिर उसके बाद फिर एक फुल प्लेज अंग्रेजी न्यूज़ चैनल में गया था, जिसका नाम था न्यूज़ एक्स नाम का चैनल था, जो शायद बंद हो गया। हाँ, जो बंद हो गया। उसके बाद में फिर मैंने 2.5 साल का ब्रेक लिया। उस दौरान मैंने PhD में कर रहा था, मैंने अपनी PhD पूरी की। 1 साल तक भारत का पूरा भ्रमण किया और फिर वापस से ज्वाइन किया, जी न्यूज़ ज्वाइन किया था। फिर उसके बाद 8 साल सबसे लंबी इनिंग थी, वो मैंने जी न्यूज़ में खेली। फिर हिंदी में आ गए। हाँ, हिंदी में जी फिर न्यूज़ आगे, हिंदी। हाँ। और ये ऐसा दौर था, देखिए उसके धीरे-धीरे टाइम के साथ सारे भेद हैं ना, मिटने शुरू हो गए थे। हिंदी, अंग्रेजी, मराठी का, मैं हिंदी, अंग्रेजी, मराठी तीनों बोल लेता हूँ, लिख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ। और ये था कि लैंग्वेज रिपोर्टर को बाइलिंगुअल नहीं, अब ट्राइलिंगुअल होना पड़ गया था। तो लैंग्वेज के भेद धीरे-धीरे मिटने शुरू हो गए थे। अंग्रेजी चैनल बहुत बार हिंदी के रिपोर्टर का लाइव ले रहे थे, भले उनकी काम चलाओ हिंदी हुआ करती थी। या हिंदी चैनल्स में अंग्रेजी के रिपोर्टर्स का भी लाइव या रिपोर्टिंग आने लगी, भले वो काम चलाओ टूटी-फूटी हिंदी बोल लेते हो। लेकिन वो चीज़ आने लगी बिकॉज़ मेन इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि न्यूज़, खबर। तो खबर के तौर पे वो तमाम जो चीज़ें थी वो आने उसके लगी, तो वो हो गया। दूसरा और जो भेद मिटने लगा था वो ये था कि प्रिंट अलग है, टेलीविज़न अलग है, डिजिटल और सोशल मीडिया अलग है। अब लगभग एक चीज़ कॉमन सी हो गई। जितने बड़े मीडिया हाउस आप देखिए, हर एक का पब्लिकेशन भी है, हर एक के पास टेलीविज़न चैनल भी है, हर एक के डिजिटल और सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म भी है। तो आज अगर मैं टेलीविज़न के लिए सर्टेन जो चीज़ कर रहा हूँ, साथ ही मैं डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म जो उस मीडिया ऑर्गेनाइज़ेशन का, उसके लिए मैं लिख भी रहा हूँ, या न्यूज़पेपर के लिए मैं लिख भी रहा हूँ। ऑनलाइन तो सब, हाँ, ऑनलाइन, तो सभी कॉम्बिनेशन सा हो गया था। तो धीरे-धीरे वो लैंग्वेज का भेद और अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म का था भेद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्चुअली में मिटना शुरू हो गया था। और मेन इम्पोर्टेंट थी कि आपके पास न्यूज़ है, या न्यूज़ जो कंटेंट है और कंटेंट का कहने का जो तरीका है, ये इम्पोर्टेंट होने लगा था। राइट। तो जी न्यूज़ जब शुरुआती दिनों में थे आप सिटी केबल के दौरान, तो उस समय कोई ऐसी घटना जो आपको लगे कि जिसने आपके जर्नलिज्म करियर को बड़ा मोड़ा हो, मतलब तेलगी, पार्ट ऑफ तेलगी, हाँ। ऐसी कोई घटना घटी हो उस समय? नहीं, देखिए शुरुआत से बहुत सारी चीज़ें थी। सिटी केबल तो चूँकि शुरुआत था, और हर रिपोर्टर की शुरुआत वगैरह होती है, तो कोई भी पत्रकार होता है, शुरुआत के 2-3 साल तो उसको सीखने में, समझने में और यूज़ टू होने में जाते हैं। और हमेशा यंग रिपोर्टर होता है तो उसको बड़ी-बड़ी स्टोरीज़ नहीं दी जाती है, राइट। हल्की-फुल्की, छोटी-छोटी दी जाती है। हाँ, धीरे-धीरे उसको सोर्स होता है, वो बिल्डअप करते रहना पड़ता है कि एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, इस तरह के जो सोर्स थे वो डेवलप करते रहने पड़ते। तो पहले 2 से 5 साल लगभग पत्रकार के उसमें चले जाते हैं। उसके बाद जब तक उसके सोर्स अच्छे से डेवलप हो जाते हैं, उसके बाद वो बड़ी-बड़ी खबरें हैं वो कवर करना शुरू करता है। वैसे मैंने उस दौरान में जितने भी चुनाव हुए थे, लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव हो, सारे अपने लोकल सिविक बॉडीज़ के चुनाव हो, क्राइम की हर बड़ी घटना जो हुई होगी, वो हमने यहाँ पे कवर किए थे। टेररिस्ट अटैक जो थे, वो तमाम चीज़ थे, वो कवर थे, बट वो कवरेज वाली थी। लेकिन उसके बाद एक दौर आता है जब रिपोर्टर अपनी एक्सक्लूसिव करता है और एक बड़ी खबर जब करता है, जिसकी वजह से उसको जाना जाता है। हर रिपोर्टर की लाइफ में ना एक बड़ी खबर आती ही आती है, और हर बड़े से बड़ा रिपोर्टर है ना एक क्या कहते हैं, घटिया या ब्लंडर करता ही करता है। ये 2 चीज़ कॉमन है। तो जब आपके नाम पे बड़ी खबर आए, उस वक्त उसकी लहर आए, तब उसको पकड़ने की आप में क्षमता और टाइमिंग होनी चाहिए। और जितने भी बड़े पत्रकार जितने बड़े हो जाएंगे, तब भी आप कोई ना कोई
ब्लंडर आप करेंगे, तो मेरे से ब्लंडर अब तक नहीं हो पाया है। दैट पार्ट इज मिसिंग। बाकी खबरें जो थी बड़ी वगैरह वो तो अब देते काफ़ी सारे अलग अलग लेवल पे, और धीरे धीरे ये हुआ कि मैंने क्राइम पे और इन्वेस्टिगेशन थी उस पर स्पेशलाइजेशन करना शुरू किया। शुरुआत में तो सारी चीज़ें करता था, लेकिन आखिर क्राइम और इन्वेस्टिगेशन था वो मेरा आखिर जाके फोर्टे बना, जिसका मुझे आके काफ़ी फ़ायदा हुआ। जब आप एनडीटीवी आपने ज्वाइन किया, अब आते हैं हम उस प्रकरण पे जहाँ पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि जब आपने एनडीटीवी ज्वाइन किया तो ये कौन सा साल था जब आपने ज्वाइन किया एनडीटीवी, और ये किस साल की घटना है जब आपने इस ये स्कीम पे आए थे? एनडीटीवी जब मैंने ज्वाइन किया था वो था, मुझे दिन भी याद है, 15 सितंबर साल 2000। और वो इसलिए याद है कि जिस दिन मैंने ज्वाइन किया उसी दिन छोटा राजन नाम का जो गैंगस्टर था उस पर बैंकॉक में हमला हुआ था, और देखिए जानलेवा। हम लोग अभी एपिसोड भी सितंबर में ही कर रहे हैं। तो 15 सितंबर 2000 का दिन था, और उसी दिन मेरी पहली खबर यही थी कि मैंने हमला किया। और उस दिन मेरे पास कोई खबर अगर नहीं मिली थी, अचानक रात को मुझे मेरे सबका सोर्स से फ़ोन आया कि बैंकॉक में थाईलैंड में छोटा राजन गैंगस्टर है, उसके ऊपर जानलेवा हमला हो गया है। हमला दाऊद इब्राहिम गिरोह थे उसके लोगों ने किया था। तो मेरी हॉस्पिटल पहली वाली खबर- जो घटना थी वो हॉस्पिटल में जो हमला हुआ था वो वाला था? नहीं, हमला उस पे बाहर हुआ था, बाद में हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। अच्छा, ये वो सेम घटना है। हाँ, घटना सेम है। हॉस्पिटल में छोटा राजन पर बैंकॉक में जहाँ रह रहा था वो अपने लोग के साथ, वहाँ पर दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील के लोग थे, उन्होंने हमला किया था 15 सितंबर साल 2000 को। उन्होंने वहाँ पे हमला किया था। उस हमले में वो बाल बाल बच गया था। काफ़ी गोलियां वगैरह लगी थी साथ, वो कुछ लोग और भी मारे गए थे, बट वो बच गया था। फिर उसे थाईलैंड के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, और लेकिन उसके बाद जो इलाज करा रहा था उसी दौरान वो बचकर मतलब फरार हो गया। वहीं से हॉस्पिटल में से उसने जुगाड़ अपना लगाया और वो वहाँ से फरार हो गया था। फिर लगातार वो फरार रहा। तो बहरहाल वो मेरी सबसे पहली खबर थी जब मैंने एनडीटीवी था वो ज्वाइन किया था। साल कौन सा बोला था सर? ये साल है 2000, 2000 में। साल 2000। तो ये एनडीटीवी का था। एनडीटीवी जाके मुझे बहुत बड़ा कल्चरल शॉक भी लगा था, बिकॉज मैं एक हिंदी न्यूज़ चैनल से गया था जहाँ पे जी न्यूज़ था, वो सिर्फ हिंदी न्यूज़ चैनल चलाता। एनडीटीवी में अंग्रेजी में भी न्यूज़ चैनल चल रहा था और हिंदी में भी चल रहा था। तो एक अजीब सा चीज़ था कि अंग्रेजी वाले जो खबर वाला करने वाले रिपोर्टर थे उनको प्राथमिकता दी जाती थी और उनको प्रायोरिटाइज ज़्यादा किया जाता था उनकी खबर को कंपेयर टू हिंदी वालों की। जब मैंने ज्वाइन किया था तब की ये बात है, ये चीज़ होती थी। तो वो एक मेरे लिए कल्चरल शॉक था कि मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मेरी अपनी जो भाषा है या हिंदी भाषा है उसको सेकेंड लेवल का ट्रीटमेंट मिल रहा है या सेकेंडरी ट्रीटमेंट मिल रहा है। वो एनडीटीवी का कल्चर का हिस्सा ही था। लेकिन अच्छी बात ये थी कि ओवर द पीरियड जैसे टाइम चलता गया मैंने खबरें की और एक से एक अच्छी ये बड़ी बड़ी खबरें जब मैंने करने शुरू की थी वो एटीट्यूड बदलते बदलते गया और फिर एक ऐसा टाइम आ गया कि बराबरी पर भी आ गए हिंदी और अंग्रेजी वाले। और एक दौर ऐसा कि हिंदी वाले जो थे वो कई मामलों में हिंदी पत्रकार जो एनडीटीवी के थे वो एनडीटीवी के अंग्रेजी पत्रकारों पर भारी भी पड़ने लगे। उनकी खबरें ज़्यादा प्रमुखता से चलने लगी कंपेयर टू अंग्रेजी के पत्रकारों का। तो एक जो शौक था, और मैं हमेशा कहता हूँ कि खबर आपके पास कितनी बड़ी है वो है आप कौन सी भाषा में बोलते हैं और उस भाषा में आप कितनी लफाजी करते हैं, कितने भारी भरकम हैवी ड्यूटी शब्द इस्तेमाल करते हैं, किस तरह के सेंटेंस यूज़ करते हैं, ये तमाम चीज़ें सेकेंडरी है। अगर आपके पास कंटेंट बहुत अच्छा है तो उसको बहुत सिंपल और साधारण तौर पे भी जब बताएंगे तो खबर चलेगा, क्योंकि आप पत्रकार हैं, आप लेखक नहीं हैं, आप हिंदी के अध्यापक नहीं हैं, आपको हिंदी या अंग्रेजी की एग्ज़ाम नहीं देनी है। तो विशेषण, सर्वनाम और दुनिया अलंकार वगैरह से आपके पास नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। आपके पास खबर होना चाहिए। रॉ खबर भी अपने आप में इतनी पावरफुल होती है कि नहीं होता। तो ये एक पूरा जो दौर था उस दौर में मैंने वो चीज़ सीखी थी। तेलुगु स्कैम के अलावा और भी मैंने बहुत सारी खबरें थी उस दौरान में किया था। लेकिन मैं ये बोलूँगा सर कि जैसे आपने ज्वाइन किया वहाँ पे पूछना चाहूँगा कि आपने ज्वाइन किया है एनडीटीवी और फर्स्ट डे ये न्यूज़ आती है जो आपने छोटा राजन वाला ब्रेक किया। तो खैर अब तो ये वक्त भी बहुत पुराना हो गया। वो सोर्स क्या होते हैं जिससे आप लोग न्यूज़ ब्रेक करते थे? देखिए, और कैसे आप डेवलप करते, क्योंकि नई नई पत्रकारिता में 3 तरह के सोर्स होते हैं। प्राइमरी सोर्स होते हैं, सेकेंडरी सोर्स होते हैं और बाद में उसके बाद में हियरसे होते हैं। प्राइमरी सोर्स वो होते हैं जहाँ हम बात करते हैं हॉर्सेस माउथ। मुझे सीधे सीधे जो आदमी उसमें इन्वॉल्व है या जो कर रहा है, जब उससे बात पता चलती है, वो खुद कह रहा है। मान लीजिए कि कोई मंत्री है और उसके मंत्रालय ने कुछ, मंत्री मुझे खुद इन्फॉर्म करा, कोई बड़ा पुलिस ऑफिसर जिसने खुद एक्टिविटी किया जो डायरेक्ट है वो कह रहा है, या फिर डॉक्यूमेंट्स मुझे मिले हैं जो डॉक्यूमेंट्स अपने आप में पूरे लिखित तौर पे मेरे पास सबूत के तौर पे, ये हो गया मेरा प्राइमरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स होता है जो
वहाँ पे मेन आदमी नहीं होता है, लेकिन वहाँ जो चीज़ें हो रही है उसके बारे में जानता है, उससे कुछ ना कुछ तौर पे चर्चा हो रही है वहाँ पे। चीज़ें उसको पता रहती है, जी। तो वो उसका हो जाता है सेकेंडरी सोर्स हो जाता है। और जिसमें सुनी सुनाई बातें भी रहती है, लेकिन अगेन वो भी अपने लेवल पे एक हद तक क्रेडिबल होता है। तीसरी जो चीज़ होती है हियर से, मतलब जिसमें र्यूमर चल रही है, किसी ने फलाने ने किसको कहते सुना, कहाँ पे किसी ने किया, वो थर्ड होते हैं। और जैसे नीचे आते हैं उसको डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी और क्रेडिबिलिटी है वो धीरे 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 तौर पे कम होती वो कम होते जाती है। और सोर्स होने का मतलब ये भी, सोर्स को कल्टीवेट करना पड़ता है आपको। ऐसा नहीं कि सोर्स आपका बन गया और वगैरह नहीं। आप जब अच्छा खासा टाइम बिताते हैं, सोर्स भी देखता है कि भाई ये पत्रकार है, इसने Trust बराबर वाला है। काम किया या नहीं, या मैं बहुत बड़ी खबर इसे दे रहा हूँ, ये इसके साथ जस्टिस कर पाएगा या नहीं, इसे अपने लॉजिकल कंक्लूजन पे ले जा पाएगा या नहीं ले जा पाएगा, या बीच में उसकी खुद की सेटिंग हो जाएगी सामने वाले के साथ। तो उसको भरोसा जीतना पड़ता है अपनी पत्रकारिता के थ्रू, और उसे लगता है केपेबल है। बिकॉज पत्रकार को सोर्स की जितनी जरूरत होती है, उस सोर्स को भी ढंग के पत्रकार की उतनी ही जरूरत होती है। तो दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए ही होते हैं। और ये तमाम चीज होने के बाद एक भी बात होती है कि पत्रकार का सोर्स, कोई भी सोर्स बताए, चाहे प्राइमरी बताए सेकेंडरी, एक अपने लेवल पे एक अलग तौर पे क्रॉस चेक जरूर करना चाहिए। द पर्सन नीड्स टू अप्लाई दिस हिज ओन ब्रेन कि भैया ये सचमुच है या नहीं। जैसे कोई मुझे सोर्स कहता है, पत्रकारिता में कहावत चलती है कि बाहर बारिश हो रही है, मेरे सोर्स ने कहा इस वजह से मैं नहीं चलाऊंगा, मैं एक बार खिड़की खोल के देख भी देख लूंगा जरूर लूंगा। कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है। तो सोर्स की क्रेडिबिलिटी भी चेक करनी पड़ती है। सोर्स के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। कोई Obvious सी बात है। हाँ हाँ होता है, बहुत बार एक पार्टी के बारे में दूसरी अपोजिशन पार्टी वाले लोग हैं वो हमें बताते हैं, या डिपार्टमेंट में भी एक के खिलाफ दूसरा वाला, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके वेस्टेड इंटरेस्ट हो गए। लेकिन जो उसने मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, जो खबर प्रोवाइड की है, वो अगर ऑथेंटिक है, वो अपनी जगह पर सही है, तो उसके वेस्टेड इंटरेस्ट सब सेकेंडरी हो जाते। अगर खबर सही है तो मेरा काम है खबर को दिखाना। वो जिसने वेस्टेड इंटरेस्ट से दिया हो, या कैसे बिल्ली के भाग से छीका टूटा हो, या छीका का किसी ने बिल्ली ने तोड़ा हो, खबर अगर मुझे मिली है तो मुझे दिखाना पड़ता है। तो इस वजह से सोर्स होता है पत्रकारिता में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो भी जैसे आपने बोला पत्रकारिता सर में आए, कि जो बीच में पार्टी वाले भी हों या दूसरे वाले भी अपने अपने प्रॉफिट के लिए या उनका जो बेनिफिट होता है उसके लिए भी लोग बोलते हैं। क्या जर्नलिस्टों का भी अपना बेनिफिट होता है उसमें? लगता है कि भाई ये न्यूज़ मैं चलाऊंगा तो हो सकता है उनकी कहीं पे बॉस के साथ, किसी सेकंड पार्टी के साथ, सामने वाले के साथ कुछ ट्यूनिंग हो और उसके लिए भी वो न्यूज़ चला रहे हैं। तो ऐसा कभी आपके दौरान देखने को इसमें मिला दो हो? तरह की चीज़ें होती है, जी। अलग अलग चीज़ें हैं, सबको एक साथ में देते हैं। एक चीज़ होती है जिसके अंदर कि जर्नलिस्ट को बहुत बार अपने सोर्स को ओब्लाइज करना पड़ता है हाँ। कि सोर्स कोई बड़ी सी खबर देने वाला है तो देता है, तो उसके बजाय में कुछ तो उसकी देना। दी हुई कोई छोटी मोटी खबरें हैं जिसको इग्नोर भी कर सकता था, या जो पीआर टाइप की खबरें होती, वो जर्नलिस्ट चला देता है। बोला कि भाई तूने एक मुझे बड़ी खबर दी है तो छोटी छोटी 2-3 और चला दूंगा तेरे उसकी, तो कभी तू मुझे और बड़ी खबर देगा। तो वो होता है, जिसको सोर्स को हम नर्चर कहना कहते हैं, उसको नरिश कहते हैं, उसको पालते पोसते हैं, तो सोर्स को नरिश करना कहते हैं। एक वो होता है। दूसरी चीज़ होती है कि जर्नलिस्ट के लिए डेफिनेटली जो बड़ी खबर आती है तो उसका अपने ऑर्गेनाइजेशन में ग्राफ बनता है, उसके जर्नलिस्टिक जो सर्कल है, पैटर्निटी है, उसमें उसका ग्राफ बढ़ता है, व्यूअर के साथ की नज़र में उसका ग्राफ बनता है। तो ये चीज़ें उसके साथ होती ही है किसी न किसी भी खबर को लेके, वो एक चीज़ होती है। तीसरा एक और पहलू होता है कि जर्नलिस्ट जो सेटिंग करते हैं, जर्नलिस्ट का अपना फायदा होता है, बट फायदा करियर के टाइप होता है। इस लाइक कोई क्रिकेटर है, वो अगर बहुत रन बना रहा है, कर रहा है, तो क्या अकेले उसका भी तो फायदा हो ही रहा है, उसकी टीम भी जीत रही है, उसकी टीम भी जीत रही है, उसका अपना स्कोर कार्ड बेटर हो रहा है। वो जिस कंपनी के ब्रांड को एंडोर्स कर रहा होता है, या जिसका वो अपना क्या कहते हैं ब्रांड एम्बेसडर होता है, उस ब्रांड को भी फायदा होता है। Right. और वो जो क्राउड जो देखने आया वो उसको अलग एंटरटेनमेंट मिल रहा है, तो उसको भी एंटरटेन हो रहा होता है। लगभग पत्रकारिता के साथ है कि रिपोर्टर के साथ उसकी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी पत्रकारिता, उसकी एंटायर पैटर्निटी, उसके व्यूअर्स, इसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसको फायदा मिलता ही है। मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ कि सर बहुत सारे जर्नलिस्ट बाद में किसी न किसी पार्टी में एंट्री करते हुए देखे गए, चाहे राज्यसभा से या लोकसभा से। तो ऑब्वियस उस समय उन्होंने कुछ न कुछ तो बेनिफिट उस पार्टी को जरूर दिया होगा, अदरवाइज कोई पार्टी आपको डायरेक्टली राज्यसभा या लोकसभा एंटर करा रही। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं वो सही है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल रहे हैं। बट मैं आपको बताऊं कि जर्नलिस्ट है वो कहाँ से आता है, क्या किसी अंतरिक्ष से तो टपकता नहीं है, उसी सोसाइटी से आता है Obvious जहाँ बात से है। आपके पुलिस वाले आते हैं, जहाँ से जजेस आते हैं, जहाँ से वकील आते हैं, जहाँ से सोशल वर्कर आते हैं, जहाँ से अध्यापक आते हैं, तमाम लोग होते हैं। वकील हैं, ज्वाइन करते हैं,
अब तो देखा गया कि जज हैं वो भी ज्वाइन कर लिया, ऐसा बहुत सारे एग्जांपल आपको मिले कि जजेस ने ज्वाइन किया, अध्यापक है उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, पुलिस वाले उन्होंने भी ज्वाइन किया है, बीच में से सर्विस को छोड़ के या होने के बाद उन्होंने ज्वाइन किया और पद भी लिए हैं। तो ये जो बात आप कह रहे हो बात सही है, लेकिन ये सब पर लगता है। जर्नलिस्ट उसका ही एक हिस्सा है, वो बाहर से तो आ नहीं रहा। पॉलिटिक्स में भी सभी तरह के जो लोग होने होते हैं। हाँ, ऐसे आपके एग्जाम्पल बहुत सही है कि जर्नलिस्ट अब ये उसके पास एक करप्शन करने का बहुत बड़ा मौका रहता है, चांस रहता है कि एक समझिए पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी आइडियोलॉजी को सिंपैथाइज करता है और वो एक एडिटर बना हुआ है किसी चैनल का या रिपोर्टर बना है। अब अपने चैनल पे उस पार्टी की आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहा है, 2 साल से प्रमोट कर रहा है, फिर ज्वाइन कर रहा है, तो उसका प्लानिंग तो कहीं पहले हो गया होगा और उसने इस तरीके से प्रमोट वगैरह किया उस पार्टी को, सडनली उसने ज्वाइन कर लिया। तो ये अनुमान लगाना आसान है और गलत भी नहीं है कि उसने उस पॉलिटिकल पार्टी को या किसी भी जो उसने ज्वाइन किया वो नहीं किया। और सिर्फ राजनीति पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करते हैं, ये तो कॉर्पोरेट्स को भी ज्वाइन करते हैं। कॉर्पोरेट्स को ज्वाइन कर लेते हैं, बहुत सारे फिल्म के पत्रकार होते हो जाके किसी प्रोडक्शन हाउस को ज्वाइन कर लेते हैं, बाद में डायरेक्टर बन जाते हैं। डायरेक्टर बन जाते, प्रोडक्शन हाउस को ज्वाइन करते हैं। तो प्रोडक्शन हाउस को ज्वाइन करने के पहले उसने कहीं ना कहीं उस प्रोडक्शन हाउस को फायदा उठाएगा, उस पर भी इल्जाम लग सकता है। यही वाले कॉर्पोरेट्स का बिजनेस, जर्नलिस्ट ने कुछ किया और कल जाके किसी कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का हेड बन गया किसी भी बड़े कंपनी में, तो डेफिनेटली कि उसका भी होगा। तो ये आरोप और इल्जाम लगाया हर किसी पे जा सकता है, पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि सारे ऐसे नहीं होते। एक अच्छा खासा तबका या मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग वो भी होते हैं जो लोग का चीज़ों का मेरिट है, पत्रकार हो या कोई भी फील्ड वाला, अपनी फील्ड को बीच में चेंज करने में उससे कोई गलत नहीं होता है। एक क्रिकेटर है, क्रिकेट खेल के रिटायर होता है, उसके बाद वो क्या करता है, कोच बनता है, कोचिंग सेंटर खोलता है, बैट्समैन, या जाके क्रिकेट का कमेंटेटर भी बन जाता है। कुछ लोग पत्रकारिता करने में आ जाते हैं, तो वो अपने वहाँ पे जो हासिल उसका अनुभव है उसका कंट्रीब्यूट किसी न किसी और फील्ड में करता ही करता है। राइट। पत्रकार भी अपने जो उसका अनुभव हासिल हुआ है उसको किसी और, चाहे कॉर्पोरेट को हो, चाहे फिल्म प्रोडक्शन हाउस को हो, या चाहे हम राजनीति वाले को, कहीं नहीं उसके अंदर बेनिफिशियल करता है। और आप एक चीज को हमेशा ध्यान रखिए कि हमारे भारत की जब पत्रकारिता बात करते हैं तो, और या राजनीति की बात करते हैं, आइदर बहुत से पत्रकार राजनीति में आए या राजनीतिज्ञों ने पत्रकार अपनी पत्रिकाएं या अखबार निकाले हैं। गांधी जी ले लीजिए, तिलक को ले लीजिए, वहां से लेके लेटेस्ट अटल बिहारी वाजपेयी भी पत्रकार थे। आपको ऐसे बहुत सारे नाम मिल जाएंगे जो पत्रकारिता से आए हुए हैं, और ज़्यादातर अच्छे नाम भी मिलेंगे और बहुत सारे ज़्यादातर ऐसे नाम होंगे जिसमें न पत्रकारिता को प्राउड होता होगा ना पॉलिटिशियन को प्राउड होता होगा। राइट। तो अब मैं आता हूँ सर उस स्कैम पे जो जिस पे आपकी बुक भी आई थी तेलगी वाले पे, और जिस पे सीरीज भी बनी बाद में, ये कैसे आपको फिर वही लीड मिली और कैसे आपने जाना कि फर्स्ट रिएक्शन आपका क्या था जिस दिन आपको पता लगा हो कि ये कुछ हो रहा है, ऐसी घटना घट रही है? नहीं, देखिए उसमें क्या था कि मैंने कह रहा था कि हर पत्रकार की लाइफ में एक बड़ी खबर आती है, वो टाइम पे पकड़ पाता है कि नहीं। मेरे पास ये खबर, मुझे याद है दिन था शायद 29 मार्च 2003 का दिन था। अच्छा। मैं एक खबर कर रहा था तो मेरे एक सोर्स ने बुलाकर मुझे एक बहुत बड़ी फाइल पकड़ाई। फाइल मतलब बहुत पुलिंदा था, बहुत बड़े डॉक्यूमेंट्स का जो रिपोर्ट की थी, और मैंने वो लेकर रख लिया। क्योंकि जितनी मोटी किताब थी तो इंसान नॉर्मली डर जाता है, मतलब हाँ, पढ़ने से बोला कौन इतना भारी भरकम पड़ेगा, पत्रकारों की आदत भी नहीं होती है, एकदम सीधे सीधे कंक्लूजन और समरी पढ़ते हैं। तो मैंने वो रख लिया, और ये वो दौर था कि एनडीटीवी का स्टार न्यूज़ के साथ करार खत्म हो गया था और 14 दिन का नो मैंस लैंड का गैप था। उसके बाद एनडीटीवी का खुद का चैनल लॉन्च होने वाला था 14 अप्रैल 2003 को। तो 14 दिन का जो गैप था तो हर एक रिपोर्टर्स को कहा गया था कि कोई बड़ी खबर ढूंढ के लाओ, लॉन्चिंग के लिए बहुत बड़ी खबर हो। तो मेरे पास ये रिपोर्ट आ गई, मेरे बैग में पड़ी हुई है, मैं रोज लेके घूम रहा। तो मुझे उस दौरान में एक बहुत अच्छी मतलब सेंसेशनल खबर जो मिली थी वो ये थी, कुछ ऑडियो टेस्ट मिले थे मुझे, जिसमें अभिनेता संजय दत्त और महेश मांजरेकर और 2 लोग और थे। ये लोग नासिक के एक होटल में बैठे थे और ये लोग बात कर रहे थे छोटा शकील से, अच्छा, अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ। तो उनके जो बातचीत का जो ऑडियो कन्वर्सेशन था वो मुझे मिल गया था। उस जमाने में छोटे टेप्स होते थे जो गोल घूमते हैं, तो वो टेप मुझे मिले थे, 36 टेप थे। अब मुझे वह था कि 36 टेप को सुनना, उसमें से अपनी काम की चीज़ें निकालना, लॉक करना और ये तमाम चीज़ें करनी थी। तो मैं उसमें उलझा रहा और ये मैं बैग में लेके घूम रहा हूँ, इतने वो चीज़ें होता नहीं था। अच्छा, ये आपके पास डाटा है? हाँ, रखा हो बैग में? मेरे बैग में रखा, रोज लेके जा रहा हूँ, बैग से भी नहीं निकाला, यहाँ घूम रहा हूँ वहाँ घूम रहा हूँ, सारी चीज़ें ले लेके मैं घूम रहा हूँ, नहीं था। तो एक बार किसी दोस्त के घर पे गया था तो वहाँ पे हम
और ये न्यूज़ चला दी थी आपने तब तक, ये हाँ? संजय दत्त वाली न्यूज़ चलवा दी थी नहीं, क्या वो आपने? भी बना रहे थे, अच्छा, वो भी वो ऊपर से- लॉन्च के लिए बना रहे थे, तो मेरे नज़र में वो बड़ी खबर थी। वो 14 दिन वाला पीरियड जो था। हाँ, जी। तो वो हम लोग सुन रहे थे, एक-एक चीज़ें मैं लॉग वगैरह जब तमाम चीज़ कर रहा था, तो वो एक दोस्त के घर पे ही हम लोग कर रहे थे, क्योंकि वो टेप का बनाना पड़ता था, तो उस ज़माने में बड़ा-सा टेप रिकॉर्डर आता था, जिसमें एक साथ में 2 कैसेट जाते थे और एक की रिकॉर्डिंग दूसरे में होती थी। तो वहाँ पे एक और दोस्त आया जो पुलिस वाला था, मेरा मित्र था, उन दौरान सस्पेंड चल रहा था। तो उसने ऐसे, आदत होती है पुलिस वालों की ताक झाक का, तो बैग खुला हुआ था, उसने ऐसे देखा तो रिपोर्ट निकाल के किया। फिर उसने रिपोर्ट निकाल के पढ़ना शुरू किया, मैं अपने काम में व्यस्त था। फिर उसने मेरे को बताया, अरे बाप रे, कितनी बड़ी भारी भरकम तो चीज़ है, अपने बैग में बम बम लेके घूम रहा है तू, और इसको पढ़ा नहीं? बोला नहीं पढ़ा इतना। बोला उसने बहुत मतलब गालियाँ दी, बोला भाई तू इसको पक्का पढ़, ये ऐसी खबर एक्चुअली में नहीं हुई है और वो होगी। तो फिर जाकर मैंने वो जो खबर वो पूरी रिपोर्ट थी उसको पढ़ी, जो रिपोर्ट थी एसआईटी के जो चीफ थे अपना सुबोध जायसवाल, जो डीआईजी थे महाराष्ट्र के, उन्होंने एक रिपोर्ट पूरा बनाई थी, वो मुझे मिली थी। ये सेम सुबोध जायसवाल है जो आगे जाके सीबीआई के भी चीफ बने, अच्छा, मुंबई के हाँ। पुलिस कमिश्नर बने, उसके बाद सुबोध सीबीआई जायसवाल। के भी चीफ बने थे, ये सुबोध जायसवाल। अब मेरे पास वो रिपोर्ट आगे, मैंने पढ़ना शुरू किया। आपको ये रिपोर्ट उनसे ही मिली थी या नहीं सोर्स नहीं, मेरे से? दूसरे सोर्स सोर्स से से मिली मिली थी। मतलब जब उनकी मैंने रिपोर्ट मुझे मिली, वो चीज़ें बहुत सारी समझ में नहीं, बिकॉज टेक्निकल लैंग्वेज बहुत सारी होती थी, और ये वो दौर था जब गूगल नहीं था। हाँ। तो मुझे सर्च करके चीज़ें पता नहीं चलती। अब स्टैम्प पेपर है, स्टैम्प पेपर क्या है ये मुझे समझने की बहुत ज़रूरत होती सही है। बात। कोर्ट फी स्टैम्प क्या होती ये मुझे कुछ पता नहीं था। आज के दौर में होता तो मैं गूगल करता, पता चल जाता, बट ऐसा कुछ नहीं था। अब मुझे सारी चीज़ें रिसर्च करनी थी, तो मैंने अपनी रिपोर्ट पढ़ी, फिर उसके बारे में मुंबई में बहुत सारी रिसर्च की, लोगों से मिला और जानकारी हासिल की। फिर उसके बाद में मैं मुंबई से गया नासिक। अब नासिक में इंडिया सिक्योरिटी प्रेस है, जहाँ पे तमाम तरह के स्टैम्प पेपर और बाकी को नॉन जुडिशियल स्टैम्प्स वगैरह हैं वो छपते हैं। तो मैं वहाँ गया, वहाँ से लोगों से पता करने की, जानकारी लेने की मैंने कोशिश की कि ये क्या होता है, पूरा का पूरा किस तरीके से स्कैम होता है, ये मैंने जानकारी ली। फिर नासिक में से बाद उसके बाद मैं पुणे गया, बिकॉज तेलगी का बहुत बड़ा मामला था, वो पुणे में चल रहा था, और पुणे के जो मामला था उसका जाके मैंने पूरा खोजबीन किया, और वहाँ से मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाली। फिर पुणे के बाद में वहाँ से मैं जाता हूँ कर्नाटक में। कर्नाटक में बेलगांव जिले के अंदर तेलगी का घर था, खानापुर नाम की जगह है, जहाँ से तेलगी का मतलब अपना उसने कामकाज शुरू किया था, जिसका परिवार अभी भी वहाँ पे रहता था। वहाँ गया, वहाँ पर लोगों से मिला, फिर उसके बाद मैं मुंबई में आया, एंड देन आई स्टार्टेड कंपाइलिंग ऑल द डॉक्यूमेंट, तमाम रिपोर्ट को कंपाइल करने के, तो मुझे समझ में आने लगा कि है क्या स्कैम। और फिर एक चीज़ और पता चली कि तेलगी के छोटे छोटे जो मामले थे, 3 लाख का कहीं पकड़ा गया, कहीं पे 20 लाख का पकड़ा गया, ऐसे पूरे देश भर में फैले हुए थे। 16 से 17 राज्यों में उसके मामले चल रहे थे। फिर मैंने इसको तमाम चीज़ को कंपाइल किया, उसके बाद मालूम पड़ा कि ये कितना बड़ा स्कैम है। इसमें लंबा टाइम चला गया होगा सर? हाँ, काफ़ी लंबा टाइम चला, काफ़ी दिनों तक रिसर्च की। बट आप उसके जब बाद ये कर रहे थे, क्योंकि चैनल नया खुला था एनडीटीवी, और आपने ज्वाइन किया था, अभी वो संजय दत्त वाला भी टेप चलाना था आपको, हाँ। और उसके बीच आपने ये रिपोर्ट सबमिट की थी कि मुझे इस पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ, या फिर पहले वेरीफाई? नहीं, वो रिसर्च रिपोर्टिंग में हमेशा एक रहता है कि आपको ज़्यादा लोग से आप शेयर नहीं कर सकते, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि लीक होने का बहुत बड़ा खतरा रहता है। ऑफिस के अंदर भी राजनीति चलती है, ऑफिस के अंदर भी कंपटीशन चलता है। विभीषण हर दौर में, हर ऑर्गेनाइजेशन में पाए गए थे। विभीषण खाली लंका की कॉपीराइट या एक्सक्लूसिविटी कभी नहीं रही। तो वो अपने आप को बचाना भी बहुत जरूरी होता है। But तो ज़्यादा लोग को, पूरे एनडीटीवी में सिर्फ 2 लोगों को ही इसके बारे में पता था। अच्छा। एक मुझे पता था, और दूसरा पता था राजदीप सरदेसाई। राजदीप सरदेसाई तब एनडीटीवी के मैनेजिंग एडिटर थे। अच्छा, जो अभी आज तक में। हाँ, जो अभी आज तक में, बीच में उन्होंने खुद का भी चैनल शुरू किया था। वो दौर था जब सारे लोग एनडीटीवी में थे। अर्नब गोस्वामी भी एनडीटीवी में था, राजदीप सरदेसाई भी एनडीटीवी में था, बरखा दत्त भी एनडीटीवी में थी, दिबांग भी एनडीटीवी में था। तो राजदीप को एक पता था ये इस पर मैं काम कर रहा हूँ, और उसके बाद दिबांग नाम के जो हमारे हिंदी एनडीटीवी इंडिया के चैनल के प्रमुख थे, उनको पता था। इसके अलावा पूरे एनडीटीवी में किसी को नहीं पता था कि ये खबर क्या है और कैसे होने क्योंकि आप वाली है। इतना ट्रेवल कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, तो खर्चे हो रहे होंगे, पैसे लग रहे होंगे, सब। हाँ, तो जब मैनेजिंग एडिटर के लेवल से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, बाकी भी इस तरह बहुत सारे लोगों ने पूछने की कोशिश भी की, कलीग्स ने, या जो हमारे कि कहाँ ट्रेवल कर रहे हो तुम? इमीडिएट रिपोर्टिंग मैनेजर वगैरह थे, तो उनको झूठ बोला मैंने, अलग अलग फर्जी कुछ ना कुछ कहानी सुना दी कि इस काम के लिए जा रहा हूँ, उस काम के लिए जा रहा हूँ, और उनको किसी को सही चीज़ थी वो मैंने बताई नहीं, क्योंकि मुझे उसको छुपा के रखना निकालना था पहले। हाँ, तो वो जो चीज़ था वो मैंने बचा के रखी थी। और उसके बाद जब वापस आने के बाद सारी कंपाइल वगैरह चीज़ें की थी, और वो
मैंने रिपोर्ट फाइल की, तब मालूम पड़ा कि इसका इतना बड़ा वॉल्यूम है। उसके बाद 1 साल तक उस स्कैम के बारे में मैं 100 से ज़्यादा खबरें मैंने फाइल की थी, अलग-अलग फ़ेज़ में धीरे-धीरे करके गया, जिसके बाद एक के पीछे एक गिरफ्तारियाँ होनी शुरू की। 12 पुलिस वाले गिरफ्तार हुए थे, जिसमें मुंबई का पूर्व पुलिस कमिश्नर भी शामिल था, जॉइंट कमिश्नर क्राइम था, डीसीपी थे और बाकी थे। 2 एमएलए गिरफ्तार हुए थे, एक हैदराबाद का आंध्र प्रदेश का एमएलए था और एक था महाराष्ट्र का एमएलए था, इस मामले में गिरफ्तार हुए। गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी, रिज़ाइन उनको करना पड़ा स्कैम की वजह से। तो काफ़ी ये चीज़ में था। मेरी रिपोर्ट को आधार बना के समाजसेवी अन्ना हज़ारे ने एक मुंबई हाई कोर्ट में एक पीआईएल फाइल की थी, जनहित याचिका दायर की थी और उसमें मेरी रिपोर्ट को ही उन्होंने आधार बनाया था। और उसके बाद एक बार रोलर की तरह चीज़ खुलनी शुरू हुई कि एक के पीछे एक नए-नए उसके अलग-अलग चीज़ें खुलते चीज़ें गए। इनफैक्ट उसके लिए मुझे बाद में एनडीटीवी का उनको मुझे अवार्ड मिलता, इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट का जो अवार्ड था इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का, वो भी मिला था और विज्ञान भवन दिल्ली में राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के हाथ से वो अवार्ड भी दिया गया था। क्योंकि तेलगी स्कैम का जो वॉल्यूम था और जिस तरह से वो चीज़ें आगे बढ़ा था, 40,000 करोड़ आप सोचिए 2003 में 40,000 करोड़ है और आप उसको आज से 20 साल के बाद में अगर मल्टीप्लाई कीजिए तो आज उसकी कितनी वैल्यू होगी, अगर आप रेट ऑफ इन्फ्लेशन को ही कैलकुलेट करते हैं। तो वो आदमी था तेलगी। तेलगी वो आदमी था जिसने एक रात में 1990 में 85 लाख रुपए है ना एक डांस बार वाली पर उड़ा दिया था। नहीं, बट ये कब से स्कैम आपने जब 2003 में शायद शुरुआत की थी ना इसकी? स्कैम उसका काफ़ी पहले से चल रहा था। एक्सपोज़ जो किया था मैंने वो 2003 में किया। बट 40,000 जो करोड़ बोल रहे हैं वो जब से शुरू किया हुआ था तब से आप इसकी हाँ, एक तब अंदाजा से लगा- उसका वॉल्यूम था। स्कैम हमेशा वॉल्यूम से कैलकुलेट आपकी किया मुलाकात जाता हुई है। थी तेलगी से? तेलगी से मेरी 2 बार मुलाकात हुई है। मैंने मेरी जो किताब लिखी है स्कैम 2003 जिस पे वेब सीरीज़ भी बनी है, किताब का नाम है तेलगी रिपोर्टर्स डायरी। उसके अंदर इस दोनों मुलाकात का मैंने ज़िक्र भी किया था। 2 बार मेरी मुलाकात हुई थी और 2 बार मुलाकात में ऐसा लगे कि 2 अलग-अलग शख्स से मिल रहा हूँ। जेल में 2 मुलाकात हुई अलग-अलग थी? तेलगी। जेल में तेलगी ऐसे? अरेस्टेड था। तेलगी अरेस्टेड था। जब कोर्ट के अंदर उसको प्रोड्यूस किया जाता तो कोर्ट के परिसर में उससे मुलाकात हुई थी। तो 2 बार उससे मुलाकात हुई थी और ऐसे लगा, पहली बार में ऐसा लगा कि एकदम चालाक, चतुर है और उसके आस-पास जितना चीज़ें हो रही थी उसका सैडिस्टिक प्लेज़र था, वो एन्जॉय कर रहा था। उसे पता था वो तो अंदर है बट उसकी वजह से बड़े-बड़े नेता फँस रहे हैं, बड़े-बड़े पुलिस वाले फँस रहे हैं, उसका नाम बार-बार सुर्खियों में आ रहा है। तो वो उसको एन्जॉय कर रहा था क्योंकि उसका उससे कुछ जेल में ऑलरेडी सड़ रहा है तो उसका उससे बुरा क्या हो सकता है। True. तो वो लेकिन एन्जॉय कर रहा था और अलग टाइप का कॉन्फिडेंट था। उसके बाद अगली जब मेरी मुलाकात हुई तो पूरी तरह से डिफरेंट बंदा था जो हार चुका है, सरेंडर कर चुका है, सोच चुका है कि मेरी यही नीति है, अब इसका आगे मेरा कुछ नहीं हो सकता है। तो दूसरे वाले में एक थका हारा और सरेंडर कर चुका आदमी था। ऐसे 2 अलग-अलग पहलू से किया था बट आई विल टेल यू एक ज़बरदस्त दिमाग का मालिक था वो आदमी। हाँ, ये बात अलग है कि उसने उसको एक गलत काम के लिए इस्तेमाल किया। सही और अच्छे काम के लिए उसने इस्तेमाल किया, लेकिन उस लेवल का बंदा था कि देखिए कहीं स्क्रैच शुरू एक फ्रूट बेचता था, कहाँ पे? फल बेचता था खानापुर रेलवे स्टेशन पे, बेलगांव, कर्नाटक के बेलगांव जिले में महाराष्ट्र कर्नाटक का बॉर्डर पे? हाँ, महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर पे। कर्नाटक के अंदर एक जगह है बेलगांव नाम का डिस्ट्रिक्ट है, उसमें बेलगांव शहर से कुछ 20-30 किलोमीटर दूरी पे खानापुर नाम का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, जहाँ पे सब गाड़ियाँ भी नहीं रुकती है। वहाँ पे फ्रूट्स बेचता था। वो आदमी एक दिन शुरुआत करके इस लेवल तक आदमी जाता है कि ये पूरा का पूरा खड़ा करता है, अपना एम्पायर खड़ा करता है इतना बड़ा। उसके बाद अलग-अलग धंधों में इन्वेस्ट करने की भी कोशिश करता है, डिसइन्वेस्ट भी करता है। ये मामूली चीज़ नहीं कहाँ थी। से शुरुआत हुई थी उसकी? कैसे उसको ये आइडिया आया था? शुरुआत में आपको बता दो तेलगी की और कहाँ से एक थी। ही घोटाला किया था पूरा, जरा अगर वो भी बता पाए लोगों को, देखिए तेलगी की शुरुआत जो हुई थी, क्योंकि बहुत सारे अभी नए लोग हैं जो कि नहीं जानते होंगे तेलगी स्कैम के बारे में, अगर उसके बारे में। बिल्कुल तेलगी की शुरुआत हुई थी जो मैंने किताब, वैसे मेरी किताब में मैंने सारी चीज़ों का जिक्र किया है। किया हुआ है कि कैसे उसकी शुरुआत हुई थी। तेलगी की शुरुआत होती है कर्नाटक के बेलगांव जिले का था और काफ़ी गरीब परिवार से था। उसके पिताजी जल्दी ही चल बसे थे। तो आप जब बेलगांव से आप गोवा की तरफ जाते हैं, कोल्हापुर से बेलगांव होते गोवा की तरफ जाते हो तो खानापुर नाम का एक छोटा सा शहर पड़ता है और ये एग्जैक्टली जंगल से लगा हुआ है। राइट में बोलने तो वाला। वहाँ पर से वो फ्रूट्स वगैरह जंगल से और सब तमाम चीज़ लाया करते थे और रेलवे के अंदर बेचा करता था। यहाँ से उसकी शुरुआत हुई। ये करते करते उसने बेलगांव के गोटके कॉलेज से बीकॉम भी कर लिया। पिताजी जल्दी चल बसे थे तो पूरे दोनों भाइयों की जिम्मेदारी और परिवार की जिम्मेदारी भी उसी के सर के ऊपर थी और इसके हिसाब से उसने अपना तमाम काम शुरू किया। और फिर उसके बाद वो मुंबई आया। मुंबई में तो थोड़ा वक्त काम किया और फिर वो गल्फ में चला गया
और गल्फ में जाके उसने नौकरी वगैरह कुछ वक्त के लिए की, लेकिन उसे गल्फ का जो काम था वो पसंद रास नहीं आया, तो फिर गल्फ की जो नौकरी छोड़ के वापस मुंबई में आता है और शुरू करता है, एक ट्रैवल एजेंसी शुरू करता है जिसमें जो मजदूर टाइप के जो लोग होते हैं जिनको काम के लिए गल्फ में भेजा जाता है। गल्फ में बहुत कंस्ट्रक्शन चलता है, यूएई, दुबई और ये सब जगह में, तो वहाँ पे जब भेजने का जो काम था वो उसने शुरू किया था और एक एजेंसी खोली थी। उसके दौरान में तब एक इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड करके एक चीज़ हुआ करती थी, तो उसका क्लियरेंस मिले इसके लिए कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट बना के वो सबमिट किया करता था शुरुआती दौर में, और उसके लिए फर्जी वाला डॉक्यूमेंट का करना पड़ता था। तो वैसे एक फर्जी वाला के चक्कर में उसको जेल जाना पड़ा। जेल में जब वो लॉकअप में था तो उसकी मुलाकात होती है एक आदमी से जिनका नाम था राम रतन सोनी, और ये सोनी जो था वो हर्षद मेहता स्कैम से जुड़ा हुआ था। अच्छा। वो उस स्कैम के चक्कर में जेल में बंद था। जब वो सोनी से मिलता है तो सोनी उसको आइडिया देता है कि कहाँ ये छोटे मोटे स्कैम कर रहा है, करना है तो बड़ा कर। तो वहाँ से वो सीखता है, तो बाहर फिर जब जेल से बाहर आता है तब तक इसके दिमाग में सारा खाका था, वो तैयार था कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। उसके बाद में वो अपना जो स्कैम है अपना स्टैम्प पेपर वाला है वो शुरुआत करता है। और एक चीज़ और आपको बताऊँ, तेलगी ने कभी भी फर्जी स्टैंप नहीं छापे थे। अच्छा। तेलगी के स्टैंप असली और नकली में हो नहीं सकता, बिकॉज तेलगी ने सिर्फ उसका जो रेवेन्यू था वो सरकार के पास नहीं जाता था, तेलगी के पास जाता। तेलगी ने ओरिजिनल मशीन्स एक्वायर कर ली थी। उसने लोगों को वहाँ पे पैसा खिलाया नासिक के इंडिया सिक्योरिटी प्रेस में, और उनको कहा कि आप सरकार को बोले काम नहीं कर रहे तो उसे स्क्रैप में बेच दें, कबाड़ में बेच दे। और बाद में कबाड़ में उसने बोली लगा के खुद ही खरीद ली, और असल में नियम होता है कि कबाड़ में बेचने के पहले मशीन को डिसमेंटल कर दिया जाता है। वो उसने नहीं किया, वैसे ही उसने खरीद ली। फिर उसने पैसे दे के ओरिजिनल ब्लॉक्स भी हासिल कर लिए। फिर उसने ये सब आइडिया आया कहाँ से उसके पास? सीखा, मैंने कहा आपको कि ब्रेन वाला चीज़ था। फिर उसने ओरिजिनल ब्लॉक हासिल किए, ओरिजिनल इंक ली, ओरिजिनल पेपर पे छाप रहा था। तो तेलगी के पेपर स्टैम्प पेपर में और सरकारी स्टैम्प पेपर में सामने रखने में कभी कोई फ़र्क आपको दिखाई ही नहीं देगा। सिर्फ ये था कि जो रेवेन्यू था वो सरकार के आने के बजाय तेलगी को जाता था। आपको एक सिंपल सा बताऊं कैसे ये चीज़ें ऑपरेट होती है। एक अगर आप 100 रुपये का स्टैम्प पेपर खरीदते हैं तो उसमें से 5 रुपया है वो वेंडर जो बेचते हैं उनको मिलता है, और 95 रुपये के करीब है वो सरकार के पास जाता है। अच्छा, ये सेटअप होता है। ठीक है। तेलगी ने शुरू किया कि बेचना शुरू किया। अब तेलगी ने वेंडर्स को 20 से 30% का कमीशन देना शुरू किया। बट वेंडर को पता था ये फेक हो रहा है? नहीं, 20 से 30% उसने देना शुरू किया, तो वेंडर को 20 से 30% जा रहा था। 70 से 80 रुपया तेलगी के जेब में जा रहा था, सरकार को कुछ नहीं मिल रहा था। वेंडर बेचने वाला है वो, मैंने जैसे कहा तेलगी का स्टैम्प पेपर और ओरिजिनल स्टैम्प पेपर लग दीजिए, आप उसमें फर्क ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ना वो गलत फर्जी मशीन पे छाप रहा था, ना उसके पास फर्जी ब्लॉक थे। ओरिजिनल मशीन पर, ओरिजिनल ब्लॉक पर, ओरिजिनल पेपर पे छाप रहा था वो तमाम चीज़ें। और स्टैम्प पेपर इज लाइक, आप समझिए रेवेन्यू पैसे की तरह होता है। 100 रुपये आपके जे आपको दूं या 100 रुपये का स्टैम्प पेपर दूं, दोनों एक बराबर होता है चीज़ें। तो वेंडर्स को भी पता नहीं था। वेंडर्स क्या होते हैं कि आप समझिए कि उसको ज़्यादा पैसा, जहाँ पे ज़्यादा कमीशन मिल रहा है तो डेफिनेटली वो चीज़ को लेगा। और इस तरह से वेंडर के थ्रू उसके जो स्टैम्प पेपर थे वो बिकने लगे। बड़े बड़े लॉ फर्म्स, बैंक, सेमी बैंकिंग इंस्टीट्यूट वगैरह अलग अलग जगह पे लोग जाके करने लगे। और किसी भी इंस्टीट्यूट में आप समझिए कोई बड़ी लॉ फर्म या बैंक है, कोई जो स्टैम्प खरीदने जाता है बैंक का मैनेजर नहीं जाता है, या वो लॉ फर्म का वो नहीं जाता, उसके यहाँ पे एक चपरासी ही होता है जो जाके वो स्टैम्प पेपर खरीद के लेकर आता है। अब वो चपरासी लेवल का आदमी को भी पैसे देने शुरू कर दिए। फिर तो बात ही खत्म। हाँ, तो चपरासी लेके जा रहा है, उसी के ऊपर उनका सारा का सारा कामकाज चल रहा है। ऐसे करते करते उसने पूरा एम्पायर किया। और आज एक शब्द है जिसका बार बार इस्तेमाल था, टूल किट। तब उसने उसके वैसे ही टूल किट बनाई थी, तब नाम उसका अलग था कि स्पेशल रूल बुक नाम रखा था, और उसने पूरी एक टूल किट बनाई थी जिसमें क्या काम कैसे होगा वो पूरा था। मतलब एक दौर ऐसा आ गया था कि ये वेल ऑयल मशीन हो गया था और ऑटो पायलट पे चलने लगा था। 2 डिवीजन किए थे। एक डिवीजन था जिसका नाम जो था प्रोडक्शन किया करता था, छापता था और चीजें करता था। कहाँ पे ये सेटअप रखा था इन लोगों ने? इसके अलग अलग जगह पे प्रेस थे, मुंबई फोर्ट के अंदर। जैसे कि आपने बोला एक मशीन, उसने बहुत सारी मशीन खरीद ली थी गवर्नमेंट एक मशीन थी, उसके बाद उसने एक और ली थी गवर्नमेंट से। हाँ। और कौन, मतलब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से? ये नासिक की इंडिया सिक्योरिटी प्रेस होती है, उससे ली थी। गवर्नमेंट से नहीं खरीदी थी उसने। गवर्नमेंट के इंडिया सिक्योरिटी प्रेस के लोगों को बोला, अधिकारियों को, कि भाई आप इसको कबाड़ में बेच दो, उसको पैसे खिलाए। और अधिकारी अवेयर थे?
अधिकारियों ने कहे तो पता था उनको, तो अधिकारियों ने उसको सरकार को लिखा कि ये मशीन खराब हो चुकी है, इसको बेच दीजिए स्क्रैप में। सरकार ने बात मान ली और उसको स्क्रैप में बेचा था, बट स्क्रैप में बिना तोड़े डिसमेंटल किए उसको मिल गई थी। तो इसके दो डिवीजन बने थे। एक डिवीजन था जो प्रोडक्शन किया करता था और दूसरा डिवीजन था वो सेलिंग का डिस्ट्रीब्यूशन करता था। और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में 200 से 300 लोग काम करते थे। एमए, बीए, बीकॉम, एमबीए किए हुए लोग थे, ये लोग काम कर और रहे वो थे। सब मतलब इनको नहीं पता था, नहीं अवेयर थे कोई भी। इनको नहीं पता था कि ये फर्जी स्टैम्प जाके ये तेलगी का स्टैम्प दे रहे हैं। और उनको पता नहीं था कि वो प्रोड्यूस कहाँ से हो रहा है। सिंपल थ्योरी कि दाएं हाथ को पता नहीं है कि बायां हाथ मेरा क्या कर रहा है। तेलगी के मामले में भी ये था, और इतनी वेल ऑयल मशीनरी के तौर पे चलने लगा कि मतलब उसके पास रखने की कमी हो गई। स्टैम्प पेपर कहाँ रखे, फिर उसने गोडाउन लिए अलग अलग जगह पर इंडिया में, और गोडाउन में स्टोर करना शुरू किया, क्योंकि छापना तो लगातार प्रोसेस चलता रहता है, बिकना प्रोसेस है, बिकने का प्रोसेस होता है। और फिर उसके बाद उसने आर्टिफिशियल स्कैरसिटी क्रिएट की, क्योंकि जितना छप गया क्या, तो उसने सरकारी अधिकारियों से मिल के आर्टिफिशियल स्कैरसिटी क्रिएट की, जमा कमी, कर लीजिए आप लोग। हाँ, कि मार्केट में कमी हो जाए और उसके बाद तेलगी के स्टैम्प पेपर खपे। इस तरह से रखे धीरे धीरे उसने शुरुआत की थी महाराष्ट्र से और कर्नाटक से। उसके बाद में 16-17 स्टेट तक उसने अपना पूरा जो जाल था पूरा का पूरा फैलाया था। इतना ऑर्गेनाइज सिस्टम अकेले आदमी तो नहीं चला सकता है। तो आपने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो आपको लगा कि वहाँ पे काफ़ी लोग इन्वॉल्व, क्योंकि अकेले तो वो ना छाप सकता है ना बेच नहीं जा सकता है, ये पूरा ऑर्गेनाइज, और खबर बाहर आने की भी संभावना है कि सबको पता ना चल जाए। तो कैसे पूरी सिक्योरिटी को मेंटेन करता था, किन किन लोगों को साथ किया था उसने? देखिए, आप पहले से समझिए कि कोई भी इतने बड़े वॉल्यूम का जब भी स्कैम होगा तो बिना लोकल पॉलिटिशियन, बिना पुलिस वाले और बिना माफिया के मिली भगत के बिना हो ही नहीं सकता है। अच्छा, तो ये उसके लेवल पर। इनफैक्ट आपको बता दूं कि तब भारत के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री तत्कालीन अडवाणी ने एक लेटर लिखा था महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री को, जिसमें ये कहा था कि तेलगी है उसके अंडरवर्ल्ड से संबंध है और आईएसआई से भी संबंध हो सकते हैं। इसके बारे में उन्होंने लिखा था, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो रिकॉर्ड पर मौजूद है, ये बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें थी। तो ये अलग अलग लोग जब तक नहीं मिलेंगे तो उसके साथ में सरकारी अधिकारी भी जुड़े थे, पुलिस वाले भी जुड़े थे, पॉलिटिशियन भी जुड़े उसके साथ में थे। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले जो वेंडर वगैरह थे वो लोग भी जुड़े थे। प्लस उसकी अपनी जो फौज थी जो प्रोडक्शन करने का और साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रही थी, वो भी जुड़ी थी। तो ये तमाम लोगों को मिला के, बट सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि इसका वॉल्यूम कितना बड़ा है वो इतने लोगों को भी नहीं पता उसने चलने दिया। सबको लग रहा था कि छोटे मोटे स्कैम कर रहा है, वॉल्यूम तब तक नहीं था। वो तो उसकी किस्मत खराब थी कि उसने एक बार डांस बार में उससे एक जो गलती हो गए, मतलब गलती तो नहीं कहूँगा मैं, या जो भी उससे हरकत हो गई थी, उस हरकत के वजह से उसका जो पतन है वो होना शुरू हुआ। नहीं तो शायद पता नहीं चलता कि तेलगी का कितना बड़ा वॉल्यूम था। और साथ ही उसने अपना एक एग्जिट प्लान भी बना कर रखा था। जो एग्जिट प्लान उसका था कि बाद में एक दिन धंधा छोड़कर नॉर्मल सफ़ेद पोस्ट जिंदगी में आ जाएगा। तमाम चीज़ था, पॉलिटिक्स में भी उसका आने का इरादा, तमाम चीज़ें उसकी थी। लेकिन उसके पहले ही जो मामला था हमने एक्सपोज कर दिया, तो उसके जो एग्जिट प्लान भी कोलैप्स हो गया और साथ ही बाकी जो चीज़ें थी वो भी पूरी बंद हो गई। तो आप पे कोई दबाव आया था सर? आप पे कोई दबाव हाँ, आया था? दबाव आया था। और आप जब भी ऐसे कोई भी पत्रकार करे तो इस तरह के हर तरह के दबाव आए थे। साम दाम दंड भेद, 40,000 करोड़, साम दाम दंड भेद वगैरह तरह के हर तरह के दबाव वगैरह आए थे। पैसे के प्रलोभन भी दिए गए थे, गाड़ी का प्रलोभन दिया गया था, एक हीरोइन का भी प्रलोभन दिया गया था, अलग अलग लेवल पर। तेलगी ने नहीं, इससे जुड़े लोगों ने, वो तो जेल के अंदर था, बट इससे जुड़े जो धीरे धीरे एक्सपोज होते जा रहे, वो जेल के उसके स्कैम का हिस्सा था। अच्छा, इसके जो वो जेल के अंदर से भी अपना चला रहा था कारोबार। अच्छा, ये बता रुका नहीं था? हाँ, जेल का तब तक, जेल के अंदर से भी नहीं रुका था तब तक जब तक हमने एक्सपोज उसको नहीं किया था। और जेल आपके स्कैम के एक्सपोज होने के बाद गया था या नहीं, जेल में वो पहले ही जा चुका था। कौन से केस में था वो? अलग अलग बहुत सारे मल्टीपल केस थे। तो कर्नाटक के केस के मामले में वो जेल गया था। अच्छा। उसकी भी दिलचस्प कहानी है कि उसको पकड़ा था कर्नाटक के पुलिस ने, उसको अजमेर से पकड़ा, लेकर गए, उसको जेल में बंद कर दिया। कौन सी केस में? एक लोकल केस बहुत सिंपल था, एक लोकल तक केस था जिसके लिए वो लोग ढूंढ रहे थे कि भाई क्या चीज़ है। तो उसको उस मामले में उसको पकड़ा, उसको लेकर गए। जब वो जेल में बंद था तो यहाँ से महाराष्ट्र पुलिस के 1-2 अफसर गए थे इंट्रोगेशन के बहाने कि भाई हमारे यहाँ पे भी इसका केस हम लाना चाहते हैं। उसने जेल के अंदर बैठ के वो जो पुलिस वाले इंट्रोगेशन करने आए थे उनको
बातचीत में अपने साथ मिला लिया और धंधा करना शुरू कर दिया। और वो पुलिस वालों को बोलता था भाई जाओ यहाँ से फलाना, फॉर एग्जाम्पल कि जाओ मेरे यहाँ से 10 करोड़ का स्टैंप पकड़ा रखा हुआ है एक जगह से, आप उठा लो और उसको मार्केट में बेच दो, 5 करोड़ आप रख लो, 5 करोड़ मेरे पास दे दो। मतलब जेल में बैठ के। अच्छा, स्टैम्प पेपर करेंसी की तरह होता है, लेकिन तेलगी के लिए तो पेपर ही था, वो तो छापना था। मशीन थी रखी हाँ, छापो। तो जेल में बैठ के ही उसने शुरू किया था। पुलिस वालों की मिली भगत के साथ में उसने अलग अलग जगह जहाँ पे अपना बिजनेस भी शुरू करके रखा था। ये उसकी एक और खासियत बात थी कि जेल में बंद रहने के दौरान भी उसकी जो चीजें थी वो बंद नहीं हुई थी, जब पहली बार वो जेल गया था। तो ये अलग अलग लेवल पे उसने किया था। और ये उसका- स्कीम इसने काम ये कब से शुरू किया था, ये मशीन कब खरीदी थी इसने? ये सब उसने शुरू किया था 80 के दौर में। अच्छा, मशीन तब की खरीदी हुई थी? 80 के दौर से उसने शुरुआत किया था। 80 के दौर में शुरुआत किया था और अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन 1990 के आसपास में, 90 के दौरान में एक रात को एक घटना हुई थी कि मुंबई का एक बहुत फेमस डांस बार है टोपाज था, अब तो डांस बार सब बंद हो चुके हैं। वहाँ पे एक ये थी डांस बार डांसर थी, जिसके ऊपर उसने एक रात में 85 लाख रुपए उड़ाए। 90s में? हाँ, 85 लाख रुपए एक रात में उड़ाए। 85 लाख बहुत बड़ी रकम उस जमाने में होती थी। उस जमाने में 85 लाख रुपए में साउथ बॉम्बे में 2 BHK 3 BHK का फ्लैट मिलता था। और अंधेरी, यहाँ पे आप बैठे हैं अंधेरी वेस्ट के अंदर, आप है ना बंगला खरीद सकते थे और 85 लाख में उस जमाने में, जब उसने उसको एक रात में उड़ाया था। जैसे ये खबर बाहर गई, खबर जैसे बाहर गई कि मुंबई के पुलिस वालों को सबको पता चला कि एक आदमी के पास इतना सारा पैसा है, फिर सडनली महीने भर के अंदर तेलगी के खिलाफ मुंबई के 6 अलग अलग पुलिस स्टेशन में मामले दर्ज हो गए, क्योंकि हर एक को उससे पैसा निकालना निकालने था थे। और सबने उसको धोना शुरू किया। बट तेलगी का डाउनफॉल उस पर्टिकुलर एक घटना की वजह से हुआ। अगर वो घटना वो नहीं किया होता तो उसका प्रॉपर प्लान था, एग्जिट प्लान था कि ये धीरे धीरे तमाम चीज से वाइट हो जाएंगे। निकल जाए। इसके लिए उसने कुछ वाइट कॉलर बिजनेस में हाथ आजमाया, बुरी तरह से फेल रहा। उसने वाइट कॉलर बिजनेस, जैसे उसने एक किया था कि सोयाबीन ऑयल का उसने बिजनेस में गया था। उसने मध्य प्रदेश में 2 फैक्ट्री, ये भी कंपनी भी खरीदी, फॉर्म भी की, लेकिन वो नहीं चल पाया। फिर उसने सूरन, जो क्या बताया, एलिफेंट याम कहते हैं शायद उसको, वो उसकी सब्जी को गल्फ में बेचने का धंधा भी किया, क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है। उसमें भी फ्लॉप रहा। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आदमी जो गलत काम करने वाला आदमी होता है ना, वो जब एक सही काम करने जाएगा तो उससे नहीं होता, उसमें फेल होता होता भी नहीं है। प्लस सर, उसको शॉर्टकट की आदत थी। जिस आदमी को शॉर्टकट की आदत लग गई, हाँ, नहीं, आप ऐसे भी मैंने बहुत बार देखा है, गलत काम करने वाला आदमी जो होता है वो जब सही काम करने जाता है ना तो उससे नहीं हो होता पाता है। है। और सही काम करने वाला आदमी कभी गलत काम करने वाला जाता नहीं है होता है। इससे। एक क्लासिक एग्जांपल बताता हूं। मैं उस दिन कपिल शर्मा शो देख रहा था, तो सब सिंगर थे, हरिहरन, सोनू निगम वगैरह। तो हरिहरन एक जगह मिमिक्री कर रहे थे एक अपने दर्शक की, और उसमें उन्होंने बेसुरा गाने की कोशिश की, नहीं गा पाए, क्योंकि ओवर द पीरियड आदमी ने प्रैक्टिस किया कि प्रैक्टिस कर हो गलत हो जाती ही है नहीं कि आप सकता। चाह के भी आप बेसुरा नहीं कर सकते। तो किस्मत भी होती कि गलत काम उसकी प्रवृत्ति का हिस्सा था, वो चाह के भी सही काम करने गया तो वहां फेल होता है। और जैसे बहुत सारे सही काम करने वाले लोग रहते हैं ना, वो एक पहला भी गलत काम करने जाएंगे तो फेल हो जाएंगे या पकड़े जाते हैं। राइट। तो तेलगी का दूसरा मामला था। तो उसके वो 2 बिजनेस फ्लॉप हुए। बॉलीवुड में उसने हाथ आजमाया। फिल्में बनाई उसने, हाँ, 2 फिल्में उसने बनाई। तेलगी ने? हाँ, तेलगी ने 2 फिल्में बनाई, दोनों फिल्में कौन सी फ्लॉप थी? रही। यहाँ पे फिल्मों का नाम मुझे याद नहीं, अभी याद आ रहा है। एक शायद बेचैन थी या बेचैनी, और दूसरे का नाम साली आदि घरवाली, नाम मुझे बराबर से यार, बट 2 फिल्में उसने बनाई। तो ये पर्टिकुलर जो इलाका है अंधेरी वेस्ट ओशीवारा वाला इलाका है, यहाँ पे उसको क्या था कि हीरोइंस का शौक था, तो उसको हाँ, तभी तो डांस हाँ, वो यहाँ पर जो आया। डांस बार में इतने पैसे बर्बाद कर सकते हैं। हाँ, नहीं, डांस बार में बाद में पहुंचा था। बॉलीवुड से जो उसको झटका लगा था, इसके वजह से वो आदमी है ना डांस बार में पहुंचा था। क्योंकि तेलगी यहाँ पे आया था, तो यहाँ पे अंधेरी ओशीवारा में आया था, तो उसको एक बंदा मिला, मिकी बिहारी। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे एजेंट घूमते रहते हैं जो आपको फिल्में बनाने का झांसा देते हैं। यहाँ के किसी भी कैफे में चले जाए तो हर दूसरे टेबल पर ना एक फिल्म बन रही फिल्म बन होती रही है, होती है, और किसी भी की फिल्म शोले से छोटी नहीं होती है। वो अपने आप में एक अलग स्कैम होता है। तो वो ऐसे किसी के झांसे में आया, उसमें 2 पिक्चर उसने प्रोड्यूस की, दोनों में उसको चुना लगा, पूरी तरह से फ्लॉप हुआ। उसके बाद उसने बोला ठीक है, ये मेरे बस की बात नहीं है बनाना, तो उसने डिस्ट्रीब्यूशन में हाथ आजमाया। और एक बहुत फेमस फिल्म थी जिसका उसने डिस्ट्रीब्यूशन भी किया था, गोविंदा थे उसमें, सोनाली बेंद्रे थी और महेश पांडेकर ने डायरेक्ट किया था, जिस देश में गंगा रहता है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया, उससे वहां भी फ्लॉप होना पड़ा। ये भी 2003 की बात कर रहे हैं शायद, 2003। उसके आसपास का, बट उसमें भी उसको फ्लॉप हुआ। तो उसने तकरीबन उस जमाने में 11 करोड़ रुपया बॉलीवुड में उस जमाने में इन्वेस्ट किया हुआ था, जो उसका डूब गया। तो कहते हैं ना कि जिसने आदमी ने सबको चूना लगाया, उसको बॉलीवुड ने चूना लगाया।
तो बॉलीवुड अकेली जगह थी जहाँ से तेलगी को चुना लगा, और उसके बाद में उसको लगा, तो उसके बाद उसने डांस बार जाना शुरू किया। अच्छा, मुंबई के डांस बार में क्या होता था? डुप्लीकेट माधुरी दीक्षित, डुप्लीकेट जूही चावला, नाम भी रखते थे लोग मधुबाला। डुप्लीकेट मीनाक्षी शेषाद्री, ये सब होते थे। तो उसके अंदर करना शुरू किया, और उसमें भी ये तमाम चीज़ें होती है कि डुप्लीकेट के अंदर ये होता है कि भाई एकदम अंधेरा सा रहता है, कान फोड़ वाला म्यूजिक है, सिगरेट के पूरे धुएँ उड़ रहे हैं। नशे दौर। उसके बाद वो जो एक्ट्रेस जो डांसर होती है उस तरह के कपड़े पहन लेती है, उस तरह की हेयर स्टाइल करती है, उस तरह के 2-4 अंदाज वगैरह नखरे बना लेती है, और पीने वाला आदमी 2-4 पैक डाउन होता है तो उसको उसके अंदर हीरोइन नज़र आने लगती है। तो उस तरीके से उसने डांस बार के अंदर जाना शुरू किया, और उसके बाद उसकी जो ऐसे ही डांस बार में जाते जाते एक रात बार उसने एक रात में 85 लाख उड़ाए, उसका पूरा का पूरा भांडा फोड़ दिया। मैं तो कहूँगा कि बॉलीवुड का इतना है, अनजाने के अंदर ही सही, लेकिन इस देश के लिए इतना योगदान है कि बॉलीवुड ने उसको चूना नहीं लगाया होता तो इतना बड़ा स्कैम एक्सपोज नहीं होता। तो अभी फिर जहाँ तक मैंने भी पढ़ा था थोड़ा उस स्टोरी के बारे में कि उसे लड़कियों का काफ़ी शौक था, उसने काफ़ी सारी प्रॉपर्टी अपनी गर्लफ्रेंड के नाम पे ले रखी थी। तो उसमें कुछ गर्लफ्रेंड से शायद आप मिले थे या आपका कोई नहीं, मेरी मुलाकात नहीं। उसने वो जो उस पर बहुत सारी नहीं थी, लेकिन जिस पर उसने पैसा उड़ाया था बार हाँ, उसको उसने राजस्थान में एक कोठी भी खरीद के दी थी। अच्छा। उसके बाद इसको असल में बीमारियां काफ़ी हो गई थी। हाँ, एज क्या हो गई थी जब आप 50 के करीब थी। जब आपने स्कैम एक्सपोज किया था? इसकी स्कैम 50 के और 80s से वो कर रहे हाँ, हैं 50 के करीब थी, लेकिन वजन बहुत ज़्यादा था, बीपी की बीमारी, हाइपरटेंशन, शुगर, दुनिया भर की चीज़ें, इनको बीमारियां इसको बहुत ज़्यादा एक्चुअली हो चुकी थी। बाद में HIV पॉजिटिव भी वो हो चुका था। तो इस तरीके से पूरा का पूरा उसका मामला था। अब मरा भी जब उसकी, तो ऐसे ही मतलब बहुत सारे मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से उसकी डेथ वगैरह हुई थी। तो अभी जब आप बता रहे थे कि सर उसने शुरुआती दिनों में मतलब जब वो 20-25 का रहा होगा तब से शुरुआत कर, जब 80s में भी अगर वो काम कर रहा था। यस, यंग एज में उसने काफ़ी शुरुआत कर दी थी। गवर्नमेंट या पुलिस आपके इन्वेस्टिगेशन के बाद जब आपके पास वो रिपोर्ट आई, उसको करने में आपको 1 साल तो लग गए होंगे एक्सपोज करने में सारी रिपोर्ट को? हाँ, एक्सपोज रिपोर्टिंग लगातार चलती रही। पहला एक हमने एक मेगा एक्सपोज किया था, उसके बाद उसको लगातार फॉलो करते गए और अलग अलग और चीज़ें ढूंढ ढांड के निकालते गए। साल भर तक कुछ ना कुछ लगातार, मतलब मैंने 1 साल में 100 से ज़्यादा रिपोर्ट थी वो तेलगी पर फाइल की थी। तो उसके दौरान जब आपने बताया कि 40,000 करोड़ रुपए टोटल लमसम अमाउंट है जिसको वो रिकवर कर पाई गवर्नमेंट उससे? नहीं, रिकवर इसमें हो नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता है? उसके स्टैंप में और सरकारी स्टैंप पेपर के बीच में कोई फ़र्क ही नहीं होता है। अब उस स्टैंप पेपर में मान लीजिए आपने अपने घर का एग्रीमेंट कर लिया, और कितने सारे लोगों ने अपने घर का एग्रीमेंट कर लिया है। अब वो एग्रीमेंट तो वैलिड ही कहलाएगा। नहीं, रिकवर मतलब जैसे कि जब तेलगी को जेल में डाला गया तो उसकी प्रॉपर्टी, उसके पैसे जो उसने बनाए होंगे, जो उन्होंने लोगों को दिया पार्टनरशिप में, हाँ, वो सब पैसे रिकवर कर पाएगी? पैसे सारे रिकवर नहीं हो पाते इस तरह के स्कैम में। देखिए, पैसे बनते हैं, स्कैम का वॉल्यूम आप समझिए। जब बड़े बड़े वॉल्यूम का स्कैम होता है तो हम उसके टर्नओवर की बात करते हैं। टर्नओवर के बाद में पैसे डिस्ट्रीब्यूट भी होते हैं, और बेसिक खर्च माफिया को जाएंगे, पुलिस को जाएंगे, पॉलिटिशियन को जाएंगे, प्रोडक्शन के अंदर चीज़ें जाएंगी, जो लोग कॉस्ट भी है, और प्लस आदमी उसको खर्चा भी कर रहा है, बार में उड़ा रहा है, तमाम चीज़ों पे खर्चा कर रहा है, तो खर्चे वैसे होते थे। लेकिन उसके था कि काफ़ी प्रॉपर्टी रिकवर उसकी की, बट उसके बावजूद जब उसकी डेथ हुई तो उसने एक तरह से चिढ़ा कर गया था तमाम एजेंसीज को, कि ये था कि जब उसकी डेथ हुई तो उसके बाद में एक दिन उसकी वाइफ पहुंची कोर्ट में और बोली कि तेलगी जो था वो चाहता था कि मतलब तकरीबन फ्लैट्स और लैंड मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी मिला के तकरीबन 100 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। बोली वो चाहता था कि ये राष्ट्र निर्माण के लिए खर्चा हो तो मैं देश को देना चाहते। तेलगी की आखिरी इच्छा थी ये। असल में तेलगी का स्टैम्प था तमाम उस पर। वो कह रहा था इनडायरेक्टली कि 17 साल से मुंबई पुलिस, क्राइम ब्रांच, पुणे पुलिस, कर्नाटक पुलिस, दुनिया भर की पुलिस, सीबीआई, आप 17 साल से ढूंढ रहे हो और मेरी प्रॉपर्टी निकाल रहे हो। उसके बावजूद देखो 100 करोड़ मैंने तब भी बचा के रखे थे और आज अब मरने के बाद देखे जाओ तो मरने के बाद भी अपने जो तेलगी अपना जो स्टैम्प था वो छोड़ कर गया। वो एक चिढ़ाते हुए गया इन तमाम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को। 17 साल से मेरे पीछे पड़ रहे हो तब भी तुम ये चीज़ नहीं ढूंढ पाए थे, मैं ये दे के जा रहा हूँ और सोचो कि मैंने और कितनी छुपा के रखी होगी। ये उसकी खास बात थी कि मरने के बाद भी उसने अपना जो स्टैम्प था वो नहीं छोड़ा। तो अभी आपने जो बताया कि उसमें लोकल पॉलिटिशियन, पुलिस वाले और क्रिमिनल सब इन्वॉल्व थे, तो कौन कौन से नाम ऐसे जो आपने शायद किताब में जिक्र भी किया? किताबों में सारे जिक्र हर जगह के। जैसे एमएलए एक थे यादव करके, एक एमएलए था जो आंध्र प्रदेश का था, महाराष्ट्र के एक एमएलए थे, नाम नहीं याद आ रहा,
फिर एक रोशन करके कर्नाटक के पॉलिटिशियन और मंत्री थे, हर जगह के लोग थे। और पुलिस वाले में कौन भी? हाँ, पुलिस वालों के अंदर बड़े बड़े नाम, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर आर.एस. शर्मा थे, जॉइंट कमिश्नर था श्रीधर वगल इस मामले में गिरफ्तार हुए, डीसीपी प्रदीप सावंत जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट था वो अरेस्ट हुए, एसीपी रमाकांत पडवल थे वो अरेस्ट हुए, बाद में पुलिस इंस्पेक्टर दत्ता ढाल और इंस्पेक्टर दिलीप कामत, ऐसे बहुत सारे लोग इस मामले में अरेस्ट हो गए, क्योंकि सब जगह से हो रहे थे, अकेले यहाँ नहीं हुए, मुंबई में अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग थे, वो जो भी अरेस्ट वगैरह involved थे होते वहाँ गए, सरकारी अधिकारी भी अरेस्ट हुए, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस के लोग भी अरेस्ट हुए जिन्होंने press पूरा release वगैरह किया था, प्लस एक स्टैंप का एक जो अथॉरिटी होता है स्टैंपिंग का, वो बंदा भी अरेस्ट उसके अंदर हुआ, तो अलग अलग लोगों पर थे। इनफैक्ट आपको मैं बताऊं कि साल 2004 में लोकसभा चुनाव की कैंपेन हो रही थी और लोकसभा चुनाव लखनऊ में वाजपेयी चुनाव लड़ रहे थे और उनके सामने राम जेठ लखनऊ में चुनाव लड़ रहे थे। राम जेठ बकायदा प्रेस के वहाँ पे एक रैली में कहा था कि तेलगी स्कैम के जो तार हैं वो पीएमओ तक जुड़े हुए हैं। किस बेस पे कहा था? उन्होंने उनके पास राम जेठमलानी ने कहा था जब तमाम अलग अलग लेवल पे, उसके पीछे भी वजह ये थी कि पीएमओ मतलब उसमें अटल जी प्रधानमंत्री थे? यस, लखनऊ की बात है। हाँ, लखनऊ से लोकसभा चुनाव के दौरान उसने कहा ये जो तार हैं उसके पीएमओ तक से जुड़े हुए हैं। ये तमाम जो चीज़ें थी वो उस दौरान में की थी, तो अलग अलग जगह पे उसके पूरे फैले हुए थे। ये तो इतना बड़ा स्कैम था, और इसके बाद एनडीटीवी में क्या रिस्पांस रहा आपको लेके? नहीं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, फिर प्रमोशन भी मेरा हुआ। अच्छा। पहले मैं रिपोर्टर था, प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट था, फिर मुझे एनडीटीवी इंडिया का ब्यूरो चीफ भी बना दिया गया। अच्छा। तो काफ़ी अच्छा, और एनडीटीवी चैनल ने बहुत सपोर्ट भी किया था। मैं कहता हूँ कि उस दौरान में किसी भी तरह का प्रेशर, डेफिनेटली इतना बड़ा स्कैम है तो उनके ऊपर भी अलग अलग तौर पर प्रेशर आए थे लेवल पे, लेकिन कहीं भी उन्होंने प्रेशर पास ऑन होने नहीं दिया, और हर लेवल पे डिफेंड किया। और पत्रकारिता लाइफ में होता है, इनफैक्ट एक इंसिडेंट था जिसमें मैंने जब सवाल पूछा था महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और गृह मंत्री छगन भुजबल को, तो भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मुझे कहा था कि ऐसे सवाल पूछोगे तो चप्पल उतारूंगा, चप्पल उतार के मारूंगा। कैमरेज पर रिकॉर्ड हुआ है, मतलब आदमी मेरे बुक्स में भी इसका जिक्र है कि कैमरे पे ये तमाम चीज़ को रिकॉर्ड हुई थी, और उसके बारे में अगले दिन अखबारों ने खबर भी छापी मेरा नाम लेके कि ऐसा ऐसा चीज़ें मेरे सवाल के जवाब में किया। अंडरवर्ल्ड से थ्रेट भी आई थी मुझे, जिसके बारे में पुलिस को मैंने कंप्लेंट भी की थी। पुलिस ने सिक्योरिटी भी ऑफर की, जो मैंने लेने से मना कर दिया था कि सिक्योरिटी भी नहीं चाहिए पुलिस की। लेकिन हाँ, क्योंकि वजह ये थी कि मैं जो खबर कर रहा था उससे सबसे ज़्यादा डैमेज पुलिस को हो रहा था। अब मैं उसी पुलिस के एक बंदे को मैं लेकर घूमूंगा तो मैं अपने तमाम मूवमेंट है वो पुलिस के सामने एक्सपोज कर दूंगा। मैं किसको मिल रहा हूँ, किसके पास से खबर निकाल रहा हूँ, मेरे सोर्स वगैरह क्या होते हैं वगैरह। डर लगता है, डर की बात नहीं, डर लगा था, बट आपको एक कहीं न किसी के पॉइंट पे आपको डर के सामने खड़ा होना पड़ता है और आपको चॉइसेस लेनी पड़ती है। इससे ज़्यादा क्या डर लगेगा जब महाराष्ट्र का सेकंड मोस्ट पावरफुल आदमी आपको बोलता है चप्पल उतार के मारूंगा। इससे ज़्यादा क्या होगा, आप किसको एक्सपोज कर, इससे ज़्यादा क्या आपको डर लगेगा जब इतना बड़ा पुलिस ऑफिसर और 100 एनकाउंटर किए हुए जो लोग हैं जब आपके पीछे पड़े हो, उससे ज़्यादा आपको क्या डर लगेगा। डर लगता है, डर लगने में प्रॉब्लम नहीं है, डर लगने के बाद आप कैसे अपने वैल्यूज़ के लिए खड़े होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और मैं आपको बता दूं, आप ये तमाम चीज़ को 2024 के पत्रकारिता के नज़र से 2003-4 की पत्रकारिता को मत देखिए। तब पत्रकारिता होती थी, लोग वैल्यूज के लिए कमिटेड थे और चीजें करते थे और पत्रकारों का रिस्पेक्ट होता था। अब फर्क क्या है, अब आज के तारीख में आप जब खोलते हैं टेलीविजन न्यूज चैनल का देख ले तो खोलते ही हर व्यूअर को पता होता है कि पत्रकारिता हो रही है कि नहीं हो रही है, कौन किसके पार्टी का बंदा है, कौन किसके पक्ष में है, कौन किसकी गोद में जाकर बैठा हुआ है, ये आपको टीवी चैनल खोलते हुए मालूम पड़ जाता है। जहाँ पे चीखते चिल्लाते आपको एंकर दिखाई देंगे और उनके वही घिसे पिटे मुद्दे रहेंगे जो चीज़ों का होगा। कौन सा आप बताइए पिछले 10 साल में, 20 साल, 15 साल में कौन से नए स्कैम ढूंढ के निकला? ऐसी बात नहीं कि स्कैम हुए नहीं है, घोटाले हुए नहीं है, उजागर नहीं हो रहे, लोग उसको रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, फॉलो अप नहीं कर रहे हैं, फॉर वॉट एवर रीजन, चाहे आइडियोलॉजिकल रीजन हो या एस्टैब्लिशमेंट का प्रेशर हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर पार्टी वी आर टॉकिंग अबाउट, किसी की भी सरकार हो, बट एस्टैब्लिशमेंट के सामने खड़े नहीं होते हैं। ये फर्क था 2024 की पत्रकारिता जो अभी है, जो आप टीवी खोलते पता चलेगी, और तब की जो पत्रकारिता है। तो ये कोई बहुत बड़ा काम मैंने किया नहीं था, मैंने जो काम वही किया जो मुझे या किसी पत्रकार को करना चाहिए था, वो मैंने वही काम किया। तो मैं बहुत बड़ा नहीं सोचता हूँ कि नहीं चलिए मैंने ये बड़ा काम किया, नहीं, वो मेरी ड्यूटी थी, मुझे वही काम करना था, मैं उसीलिए तो पत्रकारिता में आया था, और क्या करने के लिए पत्रकारिता में आदमी आता है। तो डर लगने वाली बात रहती है, बट अगेन हर पत्रकार के लाइफ में ये सब चीज़ों का है।
और आप ऐसे ही डर के बैठ जाएंगे तो कभी बड़ी खबर नहीं कर पाएंगे, फिर लाइफ टाइम में एक मीडियोकर जर्नलिस्ट बन के रह जाते हैं। एक और घटना का जिक्र आता है जो आपकी जीवन से जुड़ी है, वो है इनके अंबानी के घर के सामने जो अटैक हुआ था, उस पर भी आपने एक कुछ खोज की थी। एक किताब मैंने लिखी है, मैं और मेरे साथ मेरे को ऑथर हैं राकेश त्रिवेदी, और उस किताब का नाम है CIO, क्रिमिनल्स इन यूनिफॉर्म। और किताब का मतलब विषय वस्तु है कि एक देश के सबसे अमीर आदमी के घर के बाहर एक विस्फोटक से भरी गाड़ी है, वो मिलती है, और बाद में उसी व्यक्ति को, एक व्यक्ति जिसको जांच दी जाती है, वो मुंबई पुलिस की CIO यूनिट का हेड है, उसको जांच दी जाती है, और वो जांच जिस आदमी को दी जाती है, बाद में पता चलता है कि वही था जिसने गाड़ी को प्लांट किया था। और उसके बाद परतें खुलती कि वो अकेला नहीं था, उसके पीछे कोई और था, उस और के पीछे भी कोई और था। एक बहुत बड़ी साजिश जो हुई थी, किस वजह से तमाम चीज़ें हुई थी, जिसने कर दिया था। और पूरे देश के जो सिस्टम थे या जो भी मीडिया कॉरपोरेट्स और तमाम चीज़ को हिला के रख देने वाली घटना थी, वो की थी। और इंटरेस्टिंग है बताओ कि ये किताब जो थी, ये 80% किताब हमने लिखी थी कांदिवली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, और 20% एक हमने लिखी थी चद्दर बदलू होटल में। ये हमने किताब लिखी थी। तो किताब उस हिसाब से लिखी गई। उस किताब पे भी अभी एक वेब सीरीज़ बन रही है, निर्माणाधीन है। अच्छा, और इसमें आपका क्या मतलब, जो आपके जर्नलिज्म नज़रिए से उस पूरी कहानी को आप दिखा रहे हैं पूरी किताब में, या फिर जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था उसको आप बता रहे हैं? हमने देखिए बहुत सारी चीज़ें कवर, पत्रकार जो है बहुत सारी चीज़ों को कवर करता है, उससे अंदर की बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। और कोई भी बड़ा जब भी घटना होती है, खासकर इन दिनों, उसमें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का ओवरफ्लो हो जाता है कि कहानी कहाँ से शुरू होती है, कहाँ ख़त्म होती है, पता नहीं। आप गूगल में एक डालिए 10,000 रिजल्ट्स आएंगे। अब आपको पता नहीं कौन सी पूरी है, तो ये हमको लगा कि सिलसिलेवार तरीके से किया जाए और सुलझाते हुए पूरे मैटर को, कि ये पूरा का पूरा किया जाए। ऐसी एक और मैंने किताब लिखी थी, शीना बोरा हत्याकांड। शीना बोरा हत्याकांड में भी इतने ज़्यादा रिश्तों की आपसी में उलझन थी कि पता नहीं चला था कौन किसका किस नंबर का पति है, कौन किसका किस नंबर का बेटा है, कौन किससे प्यार कर रहा है, किसने किससे कौन सी नंबर की औलाद पैदा की हुई है, नहीं पता चल रहा था। इन्फॉर्मेशन बहुत है लेकिन एक सिरे से नहीं था। तो इसके लिए वो किताब भी मैंने लिखी थी। वो शीना बोरा, एक थी शीना बोरा जो राजकमल ने प्रकाशित की थी। तो वो किताब को भी एक सिंप्लीफाई करने के लिए लिखा था, बिकॉज पत्रकार जो होता है, आप इसको एक मॉडर्न हिस्टोरियन के तौर पे देखिए। जब भी कोई खबर या घटना होती है, सबसे पहले रूबरू होता है इतिहास। ये वो चीज़ें इत्मीनान से बैठ के लिखा गया चीज़ है। पत्रकारिता और इतिहास का जल्दबाजी में लिखा गया फर्स्ट रफ ड्राफ्ट होता है। अब जब फर्स्ट रफ ड्राफ्ट होगा तो उसके अंदर वो थोड़ी बहुत कमियां या जल्दबाजी में चीज़ें रह जाएंगी, ये अलग बात है। लेकिन जब हम उसको किताब के फॉर्म में रखते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि सिलसिलेवार तरीके से एक सुलझी हुई और सिंप्लीफाइड तरीके से लोगों तक बताया जाए। उलझी हुई कहानी को एक बहुत सुलझा के और सरल तरीके से कैसे बताया जाए, तो ये एक काम रहता है। और क्योंकि हम इसको कवर करते हैं और ग्राउंड से रिपोर्टिंग करते हैं, इसके अलग अलग पहलू से वाकिफ़ होते हैं, इसके जो भी हर कहानी के जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, इससे आप परिचित रहते हैं, उनको फॉलो करते रहते हो, तो एक बेहतर तरीके से हम किताब को लिख पाते हैं। तो ये किताब लिखने के दौरान अलग अलग चीज़ें होती रहती है। और लगभग मेरे ख्याल से पत्रकार इस तरह की किताबें ही लिखते हैं जो आमतौर पर उन आती हैं। एक बहुत फेमस घटना घटी थी बॉम्बे में, मतलब दुर्घटना थी जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी, उस पर भी आपने कुछ लिखा है या इस पर नहीं नहीं, सुशांत सिंह राजपूत वाले पे हमने कुछ लिखा नहीं है। इनफैक्ट एक्चुअली में ऑफर आए थे पब्लिशर की तरफ से और लोग से कि भाई आप इस पे किताब लिखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे मित्रों ने भी सजेस्ट किया था, लेकिन किताब नहीं लिखी। और नहीं लिखने के पीछे वजह थी कि कहीं भी मुझे लगा नहीं, हमने कवर किया था कि इस मामले में कोई फाउल प्ले था। अच्छा, और चूंकि फाउल प्ले नहीं है तो खबर बहुत सिंपल सी हो जाती कि एक सुसाइड वाली चीज़ थी, उसको ज़बरदस्ती खींचा जाता है क्योंकि देश उस वक्त कोविड के उसमें था। एस्टेब्लिशमेंट की गलती, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंटर का हो, उसकी गलती छुपाने के लिए पब्लिक को एक ऐसा थमा दिया जाता है कि वो उसमें उलझी रहे। इसके लिए पहले मुंबई पुलिस, लोकल पुलिस स्टेशन जांच करता है, उसके बाद में क्राइम ब्रांच को जांच दी जाती है, उसे भी कुछ नहीं मिलता है। जांच सीबीआई के पास जाती है, वो भी नहीं फाउल पे ढूंढ पाती है, कोई मेलाफाइड नहीं ढूंढ पाती है। 2-2 बार पोस्टमार्टम होता है, उसमें कुछ नहीं निकलता है। उसके बाद ईडी कूद पड़ती है और ईडी को भी उसमें कुछ नहीं मिलता है। तो सबसे आखिर में एक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आता है और जो इससे जुड़े नारकोटिक्स का जो मामला था वो ढूंढ रहा था, जिसके में किसी के पास 10 ग्राम ड्रग्स मिल गए और ऐसे लोगों का करके किया। बट इस चक्कर में देश 2-4 महीना जो कोविड के नाकामियां थी सरकार की और खामियां थी वो चीज़ था, उससे निकल के उस चीज़ में आ जाता है।
वो ड्रग्स ले रहे हैं, बॉलीवुड में ड्रग्स लेते हैं। आप इतने वक्त आप बताइए, ये कौन सा बहुत बड़ा सीक्रेट चीज़ है जो लोगों को पता नहीं है? इट्स एन ओपन सीक्रेट कि बॉलीवुड में ड्रग्स नहीं लेते, ऐसी कोई बात नहीं है। बॉलीवुड के लोगों को तक को पता था, वो कौन सी हम नई चीज़ परोस रहे थे। लेकिन ये था कि देश का ध्यान भटकाना था, इस वजह से वो चीज़ हुआ था। दैट इज़ द ओनली रीज़न कि उसके ऊपर मुझे कहे जाने के बावजूद मैंने किताब नहीं लिखी और कोई लिखने का भी आगे इरादा नहीं। आपने जब चर्चा शुरू हुई थी तब आपने जिक्र किया था वो संजय दत्त वाली घटना का। उसके बारे में अगर थोड़ा सा बताएं, क्या था वो प्रकरण, क्या था? क्योंकि उस समय 90s के दौर में काफ़ी एक्टर अंडरवर्ल्ड से देखिए, कनेक्टेड भी थे। कैसे था मैं आपको बताता हूँ कि बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के बीच में एक नेक्सस हुआ करता था और वो अलग-अलग लेवल पे था। उनकी पार्टियों में बॉलीवुड के लोग जाते थे। शारजाह में क्रिकेट मैच होता था तो बड़े-बड़े लोग दाऊद के साथ दिखते थे। दाऊद तब तक फरार हो चुका था। लेकिन तब तक दाऊद वाज़ ओनली अ माफिया डॉन। 12 मार्च 1993 को मुंबई में जब सीरियल बम विस्फोट हुए थे, उसके बाद से दाऊद एक टेररिस्ट के रूप में बन गया था और वहाँ से फिर दुबई से भी निकल के भाग के वो कराची में पाकिस्तान में जाकर छुप जाता है। अब सडनली देखने का परसेप्शन चेंज हो गया। माफिया डॉन अंडरवर्ल्ड एक अलग चीज़ होती है और टेररिस्ट एक्टिविटी अलग चीज़ होती है। तो उसके बाद किनारा हुआ। इसी बीच दाऊद इब्राहिम की गैंग ने बहुत सारी फिल्मों में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अब वो अपने पैसे को कन्वर्ट करना होता था या अपने इन्फ्लुएंस दिखाते हुए किया, बॉलीवुड को डराना धमकाना भी शुरू किया, एक्सटॉर्शन करना भी शुरू किया। तो वो चीज़ उसकी जो थी वो पूरी चलती वगैरह थी। इसी दौरान 1993 के बम विस्फोट में इल्लीगल आर्म्स रखने के मामले में संजय दत्त था, वो जेल में शुरुआत में गए थे, फिर बाद में बेल पर जमानत पर बाहर आया था। जमानत पर बाहर आए थे उस मामले में और जमानत की शर्तों में ये था कि भाई आगे जाके नहीं करे। उसके बाद जब बाहर आने के बाद संजय दत्त अपने दोस्तों के साथ 2 से 3 दोस्तों के साथ में ट्रैवल कर रहा था, जिसमें महेश मांजरेकर था, एक सुगंध करके था। ट्रैवल जब कर रहे थे, शिरडी जा रहे थे तो नासिक के ताज होटल, जिसका नाम अब गेटवे होटल है, उसके अंदर ठहरे थे। वहाँ से उन्होंने टेलीफ़ोन पे छोटा शकील से बात की थी। छोटा शकील दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड मैन है या कम उसकी कंपनी का सीईओ के तौर पे आप देख सकते हैं। उससे बात की थी और उनके बीच में बातचीत थी। उसमें बहुत जगह ऐसा ज़िक्र आता है, गोविंदा का ज़िक्र आता है, ऋतिक रोशन का ज़िक्र आता है। कुछ लोग एक-दूसरे किसी का शिकायत लगाते नज़र आते। कुछ ये भी बता रहे हैं कि फ़िल्मों के प्लॉट वगैरह भी डिस्कस वगैरह हो रहे हैं। ये जो चीज़ थी ये तमाम तौर पे सामने आई थी और ये जो खबर जब टेप थे वो निकाल के हमने एक-एक चीज़ को डिकोड किया और उसके बाद वो ऑडियो के साथ, मतलब उसकी आवाज़ सुनाई दे रही, वो चीज़ थी वो हमने चलाई थी। तब मैं एनडीटीवी में था और वो पूरा उसको दिखाया था। अभी आने वाले प्रोजेक्ट कौन-कौन है सर जो आपके? देखिए 2 से 3 अलग-अलग चीज़ों में काम कर रहा हूँ। एक तो बहुत फ़ेमस मर्डर केस था, सेंसेशनल था लैला खान मर्डर केस। अच्छा। जिसमें लैला खान एक एक्ट्रेस थी, बहुत बहुत नामी एक्ट्रेस नहीं थी राजेश खाली। खन्ना के टाइम। हाँ, लेकिन राजेश खन्ना के साथ उसने, राजेश खन्ना क्या तो उसने शायद साल 2008 में उसने एक फ़िल्म की थी वफ़ा। राजेश खन्ना तब तक सुपरस्टार नहीं थे, 2008 की बात है। तो इतनी एज में उन्होंने एक बहुत ही बेडरूम का सीन दिया था और काफ़ी स्टीमी काइंड ऑफ कहते हैं, काफ़ी राइट। एरोटिक काइंड ऑफ जो सीन था वो किया था। तो काफ़ी चर्चा हुई थी कि एक राजेश खन्ना जैसा इतना बड़ा अभिनेता, पहला सुपरस्टार जिसने लाइफ टाइम नहीं किया और सडनली इस एज में जाकर उसने उससे, तो उसके साथ में उसने काम किया था। तो लैला खान जो थी वो अचानक बॉलीवुड से गायब हो जाती है अच्छा। और उसके बाद में काफ़ी वक्त तक पता नहीं चला, फिर ढूंढना शुरू वगैरह होता है और फिर पाके पता चलता है कि लैला खान और उसके परिवार, उसके साथ 5 लोग और उसकी माँ, उसके 2 कज़िन्स, उसका भाई, सबकी हत्या करके गाड़ दिया गया था। उनका नासिक के पास इगतपुरी में जो फ्लैट था वहाँ पे गाड़ दिया गया था। और वो जो कहानी, कोई ढूँढने वाला नहीं था उनको? कोई ढूँढ नहीं रहा कोई था? ढूँढने वाला नहीं था, साल भर तक का कुछ अता पता ही नहीं किसी को चल रहा था। फिर धीरे-धीरे जब बात फैली और ढूँढने की कोशिश शुरू हुई, तो उसकी माँ का, लैला खान की माँ का तीसरे नंबर का जो पति था, उसकी माँ के तीसरे नंबर का जो पति था, वो बंदा है, वो बहुत ड्रामेटिक तरीके से जम्मू कश्मीर में किसी टेररिज़्म के मामले में अरेस्ट हुआ था। लेकिन उसका उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं लगा, लेकिन सर पता चला कि यही तीसरे नंबर का पति था। और बाद में लाया गया तो काफ़ी वो भी जैसे अब शीना बुरा या केस तो समझेंगे कैसे कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें भी लगभग यही चीज़ें थी। तो उसको भी एक किताब लिखी है जिसमें कन्विक्शन भी आया और हाल में उसको फांसी की सज़ा भी अच्छा। हो गई है, इसी साल में कन्विक्शन आया। तो उस पे एक किताब लिखी है जो अभी हाल में पूरी हुई। और एक बहुत फेमस स्पोर्ट्स पर्सन है, अराउंड 19th और 19th सेंचुरी के एंड में 20th सेंचुरी की शुरुआत में रही थी, उनकी एक बायोग्राफी है, वो लिख रहा हूँ। वही दोनों जो एक तो पूरा हो चुका है, दूसरा वाला दिसंबर तक
2024 तक पूरा हो जाएगा। और उसके बाद सब कुछ और प्लान है 2025 में, 2-4 आइडियाज़ वगैरह हैं, जिसमें CIU क्रिमिनल्स इन यूनिफॉर्म का सेकंड सीज़न है, सेकंड पार्ट है, वो लिखेंगे। तो इस तरह से है, लगातार चल रहा है काम। किताबें आ रही हैं। ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन एक मैं पूछना चाहूँगा कि जब आप इन तमाम चीज़ों को देखते हैं अपने जीवन में, इन स्कैम को या ऐसी चीज़ों को देखते हैं, रिश्तों में इतनी कॉम्प्लिकेसी, कौन किसके साथ क्या करने वाला है, प्लान कौन क्या कर रहा है, एज ए ह्यूमन आप कैसा फील करते हैं? देखिए, मुश्किल होता है बहुत बार यकीन करना। जैसे एग्जांपल तो मैं शीना बोरा मर्डर केस का, माँ के बारे में हमने हमेशा अच्छा लिखा। अच्छा ही माँ के सोचा। बारे में अच्छा लिखना आसान है, क्योंकि हमें अपने धार्मिक ग्रंथों से माँ के बारे में पता चलता है, उसको ईश्वर के ऊपर रखा जाता है। राइट। हमारी फिल्मों में देखेंगे तो माँ का एक अलग दर्जा रहा है। हमारी किताबें हो, हमारा संस्कार हो, तमाम जो चीज़ें रही हैं, वो हमको माँ को हमेशा ईश्वर के बराबर या ईश्वर के ऊपर ही रखते हैं। और माँ अच्छी होती है, हमारे अपने व्यक्ति का अनुभव ही होता है। राइट। तो माँ के बारे में अच्छा लिखना बहुत आसान है। माँ के बारे में बुरा लिखना, माँ को कातिल बनाना अपनी औलाद का, और वो चीज़ को डिस्क्राइब करना है ना, बहुत मुश्किल काम होता है। तो ये इमोशन की एक्सट्रीम चीज़ें होती है। तो यहाँ पे जब भी कोई किलिंग होती है, मर्डर होती है, ये सिर्फ एक डेड बॉडी की बात नहीं होती है। उसके पीछे बैक स्टोरी में जो रिश्ते जो होते हैं, और रिश्तों का कत्ल होता है, भावनाओं का कत्ल होता है, उसके अपने कॉम्प्लिकेशंस वगैरह होते हैं। ये बहुत सारी जो चीज़ें जब उभर कर सामने आती है तो अनबिलीवेबल है। इसीलिए कहा जाता है कि ट्रूथ इज ऑलवेज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। राइट। आप फिल्मों में भी नहीं सोच पाते, इससे भी बुरी बुरी चीज़ें रियल लाइफ में घट जाती है। तो ये एक चीज़ है जो लिखने के दौरान होता है। और क्राइम में बोलते हैं, जब भी जर जोरू जमीन, 3 चीज़ के लिए क्राइम होता है। लेकिन उसमें जो जोरू जोरू से मेरा यहाँ इसमें मतलब ये होता है जहाँ पे रोमांटिक एसोसिएशन है किसी के साथ, या राइट। इंटीमेट रिलेशनशिप वाली, उसका वाला जो क्राइम होता है, वो वहाँ पे लिखने के अंदर काफ़ी भावनाओं से समझना पड़ता है, वो साइकिक को समझना पड़ता है कि और किसने आप क्या खुद भी किया। गुजरते हैं उन चीज़ों से, कैसे कैसे हाँ, हो सकता है, भरोसा हाँ, आपका टूटता है। ये ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। एक और चीज़ इसी में मैं ऐड करूँगा कि जब जैसे कि स्कैम, आपको तेलगी का स्कैम हो या हर्षद मेहता वाला स्कैम हो, या फिर अभी जो आपने बोला कि स्कैम तो हो ही रहे होंगे, ऐसा तो है नहीं कि अब कोई तेलगी पैदा नहीं है, हुआ ही नहीं। हर गली में अभी तेलगी घूम रहे होंगे, लोग जान नहीं रहे हैं स्कैम चल रहा है। और उसमें तमाम पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स और डॉन सब इन्वॉल्व होते हैं। एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया जब हम देखते हैं, आप इंडिविजुअल, चूँकि आपने उसका एक्सपीरियंस लिया, और कुछ ऐसे नाम होंगे जिनको शायद आपने बता भी नहीं पाए होंगे अपनी किताबों में भी, जो कहीं इन्वॉल्व है, लगता है कि देश में, मतलब देश कहाँ जा सकता था, क्या स्थिति हो सकती थी, और लोग पर्सनल स्वार्थ के लिए, पर्सनल बेनिफिट के लिए, इंडिविजुअल बेनिफिट, और इतना पैसा, जैसे आपने बोला कि इतना पैसा 40,000 करोड़ रुपए, लाख करोड़, जिसका कुछ लेके तेलगी गया भी नहीं, या वो पॉलिटिशियन लेके जाएंगे भी नहीं, और उसके लिए आप तमाम अपनी पर्सनल इंटरेस्ट के लिए पूरा देश दांव पे लगा देते हैं आप। देखिए, ज़्यादातर स्कैम की बात करें, क्राइम के दौर की बात करें, एक और चीज़ मैं आपको ऐड करूंगा सर, कि आपने एक बहुत अच्छी चीज़ शुरुआत में जब हमारी डिस्कशन हो रही थी पर्सनल, तो आपने बोला था कि स्कैम और करप्शन में एक बड़ा डिफरेंस है, कि पॉलिटिशियन करप्ट करता है, स्कैमर स्कैम करता है। तो वो भी एक, अगर उसको अगर समरी कर दे आप सारे पॉइंट को एक साथ में। देखिए 2 चीज़ें होती है। पॉलिटिशियन एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में होता है। अगर वो मंत्री है, मुख्यमंत्री है, या कोई सरकारी अधिकारी को पकड़िए कि पुलिस का बड़ा अधिकारी है, या कलेक्टर, या किसी IAS बड़ा अधिकारी, तो उस पोजीशन में होता है कि उसकी एक सिग्नेचर से या उसके एक चाहने से वो जो काम है, गलत काम सही हो जाए, या उसको रेगुलराइज किया जाए, या किसी को फेवर कर दिया जाए। और ऐसे ज़्यादातर लोग को करता है, तो वहाँ पे उसको आप स्कैम से ज़्यादा वो करप्शन वाली बात होती है, क्योंकि उसको वहाँ पे चुन के किसी और ने बिठाया है। वो उसकी जिम्मेदारी थी अपना काम करना, जनता के लिए काम करना, और वो जब वो नहीं करके कुछ और कर रहा है, तो वो करप्शन के दायरे में आता है। स्कैम वाले चीज़ में है जो एक आदमी जिसका कोई लेना, जो सिस्टम का हिस्सा नहीं है, वो चाहे हर्षद मेहता हो, चाहे अब्दुल करीम तेलगी हो, वो सिस्टम का हिस्सा नहीं, तो नॉर्मल तौर पे आया, वो वहाँ पे बैठा, वो सिस्टम को अपने हिसाब से इस्तेमाल करके अपना जो साम्राज्य घोटाले का उसको बड़ा कर रहा है, तो उसको हम स्कैम कहेंगे। अच्छा, ये क्राइम या स्कैम की बात करें, आपको बता दो कि ये हर दौर में होता रहा है, आगे भी होगा, अब भी हो रहा है, 20 साल पहले भी हुआ था, 50 साल पहले भी हुआ था, 100 साल पहले भी हुआ था, सैकड़ों साल पहले भी। कौन सा ऐसा दौर है जब क्राइम नहीं हुआ है? ये तो हमेशा होता ही रहेगा। क्वेश्चन इस बात का होता है कि हाउ डू वी कंट्रोल इट, नंबर 1। दूसरा कि क्राइम होना और लालच की एक सीमा होती है कि क्या उसका वॉल्यूम होता है। तीसरा, हमको सोचना चाहिए कि ये चीज़ को अगर रोका जाता तो कितना भला होता है। 40,000 करोड़ 2003 का, जो आज की तारीख मान लीजिए 3 लाख करोड़ होता, वो 3 लाख करोड़ रुपए में कितने लोगों का किस हद तक भला हो सकता था।
पैसा एक्सचेकर का ही जा रहा है, हमारे आपके तमाम लोग के पैसे जा रहा है। और यही एक वजह होती है जो मेरे से पत्रकार को इंस्पायर करती, मोटिवेट करती कि भाई इसके बारे में इसको खोजें, इसको करें और इसके बाद में लिख के इसको सामने लाएं। तो ये आगे होता रहेगा, हर दौर के अंदर होगा। सिर्फ ये है कि इसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, इसको कम्प्लीटली इरेज करना बहुत ही मुश्किल है। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया और इतनी सारी जानकारी दी। और जब अगली किताब आपकी आएगी तो मैं चाहूँगा कि आप जरूर उस बुक को लेके इस पॉडकास्ट पे जरूर आए। श्योर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।